हेलो बच्चों एंड वेलकम टू अपनी कक्षा। इस वीडियो के अंदर हम करेंगे आपका अनदर चैप्टर दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज। इस चैप्टर के अंदर आप देखोगे कि कौन सी ऐसे नेचर की दी हुई चीज़ें हैं जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के काम आ रही हैं, या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट ऑन दीज रिसोर्सेज, और क्योंकि वो नेचर से हमें मिले हैं इसलिए उनका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज। अब ये रिसोर्सेज कब तक चलने वाले हैं? क्या हमेशा ये रिसोर्सेज इसी तरीके से हमें मिलते रहेंगे? दैट इज द पॉइंट टू थिंक। सो इसको देखते हुए ना हमने दो टाइप्स में नेचुरल रिसोर्सेज को डिवाइड कर दिया है। एक तो हो गए इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज और दूसरे हो गए एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज मतलब इतनी ज्यादा क्वांटिटी में है कि कभी खत्म ही नहीं होने वाले। बट एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज को हमें थोड़ा सोच समझकर ही यूज करना होगा क्योंकि ये खत्म हो सकते हैं। दैट इज वाई दे आर नेम्ड एज एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। इसको ये देखते हुए हमने फिर से डिवाइड कर दिया रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो अर्थ पर कंटिन्यूअसली फॉर्म होते रहते हैं, एक साइकिल चलती रहती है उनकी, जैसे कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एंड वाटर ऑल्सो। बट जब हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करते हैं, यानी कि वो हमारी अर्थ पे फिर से या नए या रिफिल नहीं हो पाएंगे, वो कंटिन्यूअसली नहीं बन रहे हैं। इसके मेजर एग्जाम्पल्स है कोल और पेट्रोलियम। तो आपने आए दिन न्यूज में सुना होगा कि कोल और पेट्रोलियम का अमाउंट कम होता जा रहा है, कंजम्पशन बहुत लार्ज लेवल पर हो रहा है। कोल और पेट्रोलियम बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल्स हैं। प्रॉब्लम है कि इनको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं कोल और पेट्रोलियम को फॉर्म होने में। और जो इनका कंजम्पशन हो रहा है ना, इनका यूजेज जो है वो बहुत लार्ज लेवल पर हो रहा है। एंड ये लार्ज लेवल पर क्यों हो रहा है? क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और इसका जुडिशियस यूज़ नहीं हो रहा। जुडिशियस यूज़ मतलब कि हम सही तरीके से कैलकुलेट करके कोल और पेट्रोलियम को यूज़ नहीं कर रहे हैं, वेस्टेज भी साथ साथ हो रही है। नाउ इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आने वाले 40 ईयर्स में शायद कोल और पेट्रोलियम रहे ही ना, हमें दूसरे ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ढूंढने होंगे इनकी जगह पर। एंड ट्रस्ट मी, कोल और पेट्रोलियम जैसा जो एनर्जी है वो कोई और फॉसिल फ्यूल नहीं दे सकता। These are having very high capacity of giving large amount of energy to us. That is why right now is the time कि हम कोल और पेट्रोलियम को जुडिशियसली यूज करें ताकि लंबे टाइम तक हम कोल और पेट्रोलियम को सेव करके रख सकें। और इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है एटमॉस्फेयर के बारे में। एटमॉस्फेयर को अर्थ का ब्लैंकेट क्यों बोला जाता है और एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर्स हैं। और जब हम लेयर्स की बात करें तो हम हमेशा ओजोन लेयर की बात करते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है जो कि सन रेज से आती हुई यूवी रेडिएशंस को वापस भेज देती है। बट अगेन द प्रॉब्लम इज ओजोन लेयर के अंदर अब होल आ चुका है, यानी कि हम उतने सेफ नहीं हैं। इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि वो जो होल आया है उसका मेन रीजन क्या है एंड क्या क्या ऐसे स्टेप्स लिए जा सकते हैं कि हम ओजोन को फिर से फिल कर सकते हैं। ऑल्सो द क्वेश्चन कम्स कि ओजोन लेयर का फॉर्मेशन कैसा होता है और इसका नेचर क्या है, तो वो पढ़ेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। फिर हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, ऐसी कौन कौन से ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है और किस तरीके से उसको कंट्रोल किया जा सकता है। हम रेन वाटर को कैसे सेव कर सकते हैं। सो दीज आर सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हम इस चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। साथ ही साथ आप पढ़ोगे बायो जियोकेमिकल साइकिल्स। हमारी अर्थ के ऊपर ये जो इंपॉर्टेंट मिनरल न्यूट्रिएंट्स है ना, उनका अमाउंट सेम रहता है। जैसे कि मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन प्लांट्स का फेवरेट फूड है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है ये प्लांट्स के लिए। और अगर आप देखो तो सारे दूसरे ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। तो प्लांट्स को तो खाना मिलना बहुत ज़रूरी है। नाइट्रोजन का अमाउंट हमारी अर्थ पर कम नहीं होना चाहिए। अगर हम सारी गैसेस को देखें तो 78% नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है। नाउ द प्रॉब्लम इज कि ये नाइट्रोजन डायरेक्टली प्लांट्स यूज नहीं कर सकते, यानी कि एक तरीके से ये रॉ मटेरियल है जो प्लांट्स डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। इसको किसी ना किसी तरीके से कन्वर्ट करना होगा कि प्लांट्स इसको यूज कर सके। उसके लिए हमारे नेचर के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो प्लांट्स को हेल्प करते हैं इस नाइट्रोजन को एक
कन्वर्ट कर देते हैं किसी ऐसी फॉर्म में कि प्लांट्स उसको डायरेक्टली यूज कर सके। तो यही एक बायोजियोकेमिकल साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं इसको। इसके साथ साथ आपको ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल और वाटर साइकिल भी पढ़नी है, जिसमें हम देखेंगे कि ये इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट हमारी अर्थ पर सेम कैसे रहता है। सो दैट्स इट। इन्हीं सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ हम ये चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करें। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज। सबसे पहले जो टर्म हमें पढ़नी है दैट इज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का मतलब होता है अर्थ के वो वाले रीजन्स जहां पर हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। तो अर्थ हर जगह से एक टाइप की तो नहीं है, अर्थ पे लैंड भी है, वाटर भी है और एयर भी है। बेस्ड ऑन दिस बायोस्फीयर को भी 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। एक है लिथोस्फीयर, एक है हाइड्रोस्फीयर और थर्ड है एटमॉस्फेयर। ये तीनों ही बायोस्फीयर के कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है लिथोस्फीयर किसे बोलते हैं। लिथोस्फीयर आउटर सॉलिड क्रस्ट को बोलते हैं। जैसे अभी मैंने बताया अर्थ पे लैंड भी है, तो जो लैंड वाला एरिया होगा और वहां पर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, टुगेदर दैट मेक्स लिथोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, तो अर्थ का वो वाला एरिया जहां पर पानी मिले और उसके अंदर एक पूरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ कंडक्ट हो रही हो, वो एरिया हो जाएगा आपका हाइड्रोस्फीयर। सो देखते हैं, लिथोस्फीयर इज द आउटर सॉलिड क्रस्ट ऑफ अर्थ which we call land. Its upper weather part forms the soil. तो लैंड का जो सबसे ऊपर वाला एरिया होता है उसमें सॉइल होती है। हाइड्रोस्फीयर की बात करें तो वाटर कंपोनेंट को हाइड्रोस्फीयर बोल देते हैं। अब हमारी अर्थ पे कितने सारे रीजन्स हैं जहाँ पर वाटर मिलता है, फॉर एग्जाम्पल सीज, ओशंस, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, डैम्स एक्सेट्रा। ऑल्सो जो अंडरग्राउंड वाटर है वो भी इसी का पार्ट हो जाएगा। सो इफ वी सी अर्थ का टोटल वाटर अगर हम परसेंटेज देखें तो सबसे ज़्यादा ओशंस में ऑक्यूपाइड है। 97% ऑफ वाटर इज ऑक्यूपाइड इन अर्थ। देन 3% रह जाता है फ्रेश वाटर जो हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें टॉक्सिक सॉल्ट्स वगैरह कम होंगे। सो फ्रेश वाटर को भी आगे 2 टाइप्स में डिवाइड किया। एक हो गया ग्राउंड वाटर जो उसका 30.1% है, और एक हो गया आइस कैप्स और ग्लेशियर्स जो 68.7% बनाते हैं। उसके बाद आता है सरफेस वाटर। सरफेस वाटर कितना हो गया, ओनली 0.3%, जो आगे जाकर हमें रिवर्स, स्वैम्स और लेक्स में मिलता है। यानी कि सबसे ज़्यादा क्वांटिटी जो हमारी अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है वो ओशंस की है। 97% टोटल वाटर ओशंस में है। सो दैट इज़ वाई वी आर ऑलवेज आस्क्ड टू सेव वाटर, क्योंकि जो यूज़ करने वाला वाटर है जो कि फ्रेश वाटर में है दैट इज़ ओनली 3% अवेलेबल। उसके बाद उसकी आगे डिविजन्स होती हैं सरफेस वाटर को देखते हुए। सरफेस वाटर हो जाएगा, ग्राउंड वाटर हो जाएगा जो हम यूज़ कर सकते हैं रिवर्स और लेक्स में। सो आपको ये परसेंटेज याद नहीं करनी है, बट यू शुड नो कि ज़्यादा कंसंट्रेशन किसका है। उसके बाद हमें पढ़ना है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज लाइक अ ब्लैंकेट जो हमारी अर्थ को कवर करके रखता है। सो बायोस्फीयर के 2 और भी कॉम्पोनेंट्स हैं, बायोटिक कॉम्पोनेंट और दूसरा है एबायोटिक कॉम्पोनेंट। नेक्स्ट जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है दैट इज एयर या फिर एटमॉस्फेयर। एयर तो बहुत सारे गैसेस से मिलकर बना हुआ है और एयर एटमॉस्फेयर का ही कंपोनेंट है। अगर हम एटमॉस्फेयर को देखें, द मल्टीलेयर्ड गैसेस एनवेलप सराउंडिंग द प्लेनेट अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर एक ही लेयर से नहीं बना हुआ, इसकी अलग अलग लेयर्स हैं जो कुछ इस तरीके से हमारी अर्थ पर डिवाइडेड है। ये जो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ठीक है, या फिर ये एक बहुत ब्यूटीफुल सा डायग्राम है जिसमें आपको दिख रहा होगा कि हमने लेयर्स को कैसे डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले जो लेयर आती है ना वो है ट्रोपोस्फियर, उसके बाद आती है स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो ये लेयर्स है, एसएससी में आपने पढ़ा भी होगा। इसका डिस्टेंस आपको याद रह जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी याद रहता तो इट्स ओके। बाकी हम यहाँ देखेंगे 0 से 25 किलोमीटर तक जो सबसे पहले लेयर हमारे पास है दैट इज ट्रोपोस्फेयर, जिसमें हम ब्रीथ कर रहे हैं, जिसमें हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। एरोप्लेन्स वगैरह जो भी मूव कर रहे होंगे वो इसी लेयर तक जाते हैं। उससे ऊपर जो लेयर आ जाती है ना दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर। ये लेयर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ओजोन लेयर की फॉर्मेशन होती है। ओजोन लेयर आपने सुना होगा, आगे हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाता है मेसोस्फेयर और बहुत लंबा चलता है आपका थर्मोस्फेयर। उसके बाद लास्ट वाला जहाँ पर एटमॉस्फेयर खत्म हो जाता है दैट इज एक्सोस्फेयर। तो ये 5 लेयर्स हो गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ गैसेस। आपने सुना होगा एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस, बट आपको पता है कि कौन सी गैस सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलती है? नाइट्रोजन गैस। इट इज द मोस्ट अबंडेंट गैस। अगर क्वेश्चन आया तो आपको आंसर करना होगा कि कौन सी गैस सबसे ज्यादा अमाउंट में है।
नाइट्रोजन एक्चुअली कितना है, अप्रॉक्सीमेटली 78.09%। उसके बाद ऑक्सीजन जो कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को चाहिए रेस्पिरेशन के लिए, दैट इज 20.93% ओनली। उसके बाद आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी मिसलिनियस गैसेस जो होंगी उनका परसेंटेज सिर्फ 0.98% होता है। सो मैक्सिमम जो अमाउंट प्रेजेंट होगा नाइट्रोजन का होगा, एंड इसके पीछे एक रीजन है। नाइट्रोजन ना प्लांट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो सबको चाहिए होगा, हर तरीके के प्लांट्स को मोस्टली नाइट्रोजन चाहिए होता है। अब वो नाइट्रोजन गैस को किसी ना किसी वे से चेंज करके कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं, इसलिए नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा अबंडेंट है। और ऑक्सीजन हो गया लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, एनिमल्स वगैरह के लिए, राइट। सो ये फ्लो चार्ट था, इससे भी आप याद कर सकते हो कि 78% अप्रॉक्सीमेटली नाइट्रोजन हो गया, 21% ऑक्सीजन एंड 1% बाकी की गैसेस हो गई। जो भी अदर गैसेस हैं उनका अमाउंट बहुत कम होने वाला है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि एटमॉस्फेयर की इंपॉर्टेंस क्या है हमारे अर्थ के ऊपर। एटमॉस्फेयर एक तरीके का ब्लैंकेट है, दिस यू ऑलरेडी नो। द एटमॉस्फेयर कीप्स द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ फेयरली स्टेडी ड्यूरिंग द डे। नाउ यू नो कि सन से सोलर रेडिएशंस आती, ठीक है, उसमें यूवी रेज भी होंगी, एक्स रेज भी होंगी, गामा रेज भी होंगी एंड ऑल। अब उन रेज को फिल्टर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूवी रेज अगर डायरेक्टली हमारी अर्थ पर आ जाएंगी तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। उससे प्रोटेक्ट कौन कर रहा है हमें? एटमॉस्फेयर। साथ ही साथ टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है हमारी अर्थ के ऊपर, दिन में भी और रात में भी। इसके साथ साथ एटमॉस्फेयर अचानक से जो टेम्परेचर में इंक्रीज या फिर डिक्लाइन आना होगा उससे भी प्रोटेक्ट करेगा। तो सन की वजह से जो भी टेम्परेचर में चेंजेस आने होंगे उससे बचा के रखता है हमें एटमॉस्फेयर। उसके अलावा और क्या क्या यूजेस होने वाले हैं इसके? जो एयर की मूवमेंट होती है, जो हम विंड को फील करते हैं गर्म या ठंडी, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस। एयर मूवमेंट इन कोस्टल एरिया, सबसे पहले हम इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं। कोस्टल एरिया यानी कि जहां आसपास समुद्र या कोई भी वाटर बॉडी है। डे टाइम में देयर इज अ रेगुलर फ्लो ऑफ कूल एयर फ्रॉम द सी टुवर्ड्स द लैंड। नाउ आपने बचपन में एक बार ये तो जरूर पढ़ा होगा कि जो लैंड है वो पानी से जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा हो जाता है, ठीक है। और जो भी गर्म हवा होगी, लेट्स से दिस इज लैंड, राइट, और ये हो गया हमारे पास पानी। जब डे का टाइम है तो ये लैंड बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। अब इसके ऊपर की जो एयर होगी दैट विल ऑल्सो बी हीटेड अप, क्योंकि लैंड जो है वो गर्म हो गया है। अब जो गर्म हवा होगी वो हमेशा ऊपर जाने की कोशिश करती है। सो दिस हॉट एयर, क्योंकि ये यहाँ पर जल्दी गर्म हो गई है लैंड की जल्दी गर्म होने की वजह से, यहाँ पर हॉट एयर ऊपर जाएगी। अब ये जब ऊपर जाएगी तो कोल्ड एयर क्या करेगी आसपास, जो कि अभी वाटर के ऊपर कोल्ड एयर प्रेजेंट है, वो इसकी जगह लेने की कोशिश करेगी। तो जो हवा हमें महसूस होगी उस टाइम पे, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस फिनोमिनॉन। यहाँ पर लैंड के ऊपर जो एयर थी वो गर्म होकर ऊपर चली जाती है, लाइट हो जाती है क्योंकि वो, और वाटर के ऊपर जो कूल एयर थी वो फिर उसकी मूवमेंट की वजह से जब वो उसकी जगह लेने की कोशिश करती है तो हमें विंड का फील होता है। तो ये तो हो गया दिन का टाइम। रात को क्या होता है? अब हम कूलिंग कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अब लैंड जो है वो जल्दी कूल हो जाएगा एज कंपेयर टू वाटर। अब वाटर अभी भी गर्म है तो वाटर के ऊपर की जो हवा होगी वो वार्म होगी और ऊपर की साइड जाने की कोशिश करेगी। जब ये ऊपर जाएगी तो लैंड के ऊपर वाली जो कूल एयर है दैट विल टेक प्लेस ऑफ दिस वार्म एयर। तो जब वो यहाँ से ऐसे मूव करके जाएगी तो हमें फिर से एयर का फीलिंग आता है। सो इट इज बिकॉज ऑफ दीज टू फिनोमिनॉन and that is happening because of atmosphere, right? So at night there is reverse flow of air from land to sea. This happen because during the daytime land gets heated faster than water. Now we have to study very important topic from this chapter, that is air pollution. आपने टर्म बहुत बार सुनी है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, बहुत टाइप्स के पॉल्यूशन होते हैं। अब एयर पॉल्यूशन पर्टिकुलरली एयर के अंदर जब पॉल्यूशन वाले सब्सटेंसेस आ जाएंगे उसकी वजह से होगा, राइट। एयर पॉल्यूशन इज द एडिशन ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स जैसे कि पर्टिकुलेट मैटर, गैसेस एंड वेपर्स इनटू द एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से ह्यूमन हेल्थ या फिर और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हेल्थ पे बहुत ही ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। कुछ नेचुरल एयर पॉल्यूटेंट्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे कि अगर फॉरेस्ट फायर हो जाता है, कभी किसी फॉरेस्ट में गलती से आग लग जाती है तो वहाँ से जो स्मोक निकलेगा वो एक नेचुरल स्मोक निकल रहा है एंड दैट इज अ सोर्स ऑफ नेचुरल एयर पॉल्यूशन। पॉल्यूशन होगा बट वो नेचुरल सोर्स रहा है उसका। डस्ट, स्टॉर्म,
पॉलन ग्रेन्स, इनकी वजह से जो भी एयर के अंदर पार्टिकल्स आ जाते हैं वो नेचुरल एयर पॉल्यूशन हो गया। उसके बाद है ह्यूमन मेड एयर पॉल्यूशन, ये बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स यानी कि कोल और पेट्रोलियम का जब भी हम यूज़ करते हैं एनर्जी बनाने के लिए, उस टाइम पे जो भी सब्सटेंसेस बाहर निकलते हैं, गैसेस, बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है, दैट इज़ द कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। उसके बाद अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो उसमें चिमनी से जो धुआं निकलता है, माइनिंग प्रोसेस जब होता है, देयर इज स्टोन क्रशिंग, at all these time large amount of waste substances are released into the atmosphere। अब वो वेस्ट काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक भी हो सकता है जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होगा। These particulate air pollutants are also called suspended particulate matter और SPM। इसको सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर या फिर SPM बोल देते हैं, वो हार्मफुल सब्सटेंसेस को जो हमारी एयर के अंदर है। अब ये हमारी एयर से मूव नहीं करते, वहीं पर फिक्स हो जाएंगे, मतलब एयर के अंदर अब बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस रह जाते हैं और उसी को हम एयर पॉल्यूशन का नाम दे देते हैं। और उन सब्सटेंसेस को ही मेजर करके हम इंडेक्स निकालते हैं एक, जिससे हमें पता चलता है कि कितनी फ्रेश एयर है और कितनी पॉल्यूटेड एयर है। इसके बाद हम देख लेते हैं SPM के बारे में। दैट सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर, ये जो भी पॉल्यूटेंट्स वाले सब्सटेंसेस हैं, उससे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अस्थमा नाम की बीमारी हो सकती है, ब्रोंकिटिस हो सकता है, एलर्जिक कोल्ड हो सकता है, क्योंकि हम रेस्पिरेशन प्रोसेस से जो भी रिलेटेड बीमारियां होती हैं ना, वो हो जाती हैं पर्सन को। पॉल्यूटेंट गैसेस कॉज इरिटेशन इन आई, इतना ही नहीं, आंखों में इरिटेशन, गले में दर्द, लंग्स में प्रॉब्लम हो सकती है, लंग्स, लिवर, किडनी, स्प्लीन, यहाँ तक कि नर्वस सिस्टम के ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। सो इन सम केसेस इट हैज़ बीन फाउंड कि एयर पॉल्यूशन के सब्सटेंसेस के डिपोजिशन की वजह से कैंसर जैसी प्रॉब्लम भी होती है। हाइड्रोकार्बन वेपर्स जो कि बहुत हार्मफुल होंगी, इसकी जो वेपर्स निकलती है, दैट नॉट ओनली डैमेज द ऑर्गन्स बट कैन कॉज कैंसर, इनकी वजह से कैंसर भी हो सकता है। एक गैस होती है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अब एयर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स तो होंगे ही होंगे, जब ये सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कर लेगी तो बन जाता है एसिड जिसका नाम है H2SO4। नाउ दिस एसिड इज प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर विच इज वेरी हार्मफुल। अब जिसकी वजह से, जो आपने एसिड रेन के बारे में सुना होगा, जब क्लाउड से पानी आता है दैट इज वेरी क्लीन, बट एयर के अंदर ये हार्मफुल गैसेस है, जैसे कि SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इनके साथ जब पानी के मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन हो जाती है तब एसिड बनता है, जिसकी वजह से उस रेन का नाम क्या हो गया अब, एसिड रेन। वाटर क्लाउड से जब निकला था तब तो बहुत क्लीन था, बट नीचे आते आते एयर के साथ मिक्स होने के बाद जो रेनफॉल है उसको हम क्या बोल देते हैं, एसिड रेन बोल देते हैं। अब जो पानी अर्थ के ऊपर आ रहा है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया है क्योंकि उसके अंदर एसिड है। सो ये पर्टिकुलेट जो भी हमारी एयर के अंदर प्रेजेंट है उससे डिसीजेस भी हो सकते हैं और एसिड रेनफॉल हो सकती है। द एसिड रेनफॉल सिवियरली इफेक्ट्स द सैल्मन रिप्रोडक्शन। ये सैल्मन एक तरीके की फिश होती है, तो स्टडीज़ के अकॉर्डिंग इनके रिप्रोडक्शन हेल्थ पर फ़र्क पड़ा है एंड फिश यील्ड पर ऑफकोर्स, क्योंकि प्रोडक्शन पर फ़र्क पड़ा, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे। देयर वर एडवर्स इफेक्ट सीन ऑन द बिल्डिंग्स, जैसे ताजमहल का अगर हम एग्जाम्पल लें तो एसिड रेन की वजह से ताजमहल का जो कलर था दैट टर्न्ड येलो बिकॉज ऑफ सल्फर के जो हार्मफुल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे एयर के अंदर। These are all the adverse effects, और भी इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हम लिख सकते हैं। ये NCERT के एग्जाम्पल्स है जो आपको लर्न करने होंगे, जिस पर क्वेश्चन बन के आ सकता है एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड। इसके बाद हमें पढ़ना है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो सबसे पहले ना इस इफेक्ट का मतलब समझ लेते हैं। मान लो कोई कोल्ड एरिया है जहाँ पर प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहे, तो हम ग्लास का एक हाउस जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये कांच से बना हुआ है और यहाँ पर जो प्लांट्स हमने ग्रो कराने हैं वो हम ग्रो करा रहे हैं। अब इससे क्या होगा, हमने इसकी वॉल को कांच का क्यों रखा, जब भी सनलाइट इसके ऊपर आएगी तो जो भी हीट होगी वो इस ग्लास के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी। अब ग्लास जो है वो हीट का अच्छा रिफ्लेक्टर नहीं है, वो यहीं पर हीट को रख लेगा और जो हीट होगी वो बाहर नहीं जा पाएगी। तो हीट यहाँ पर ट्रैप हो गई है जो इन प्लांट्स को ग्रो करने के लिए चाहिए थी। तो इस इफेक्ट को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब हमारी अर्थ के ऊपर नेचुरली ये इफेक्ट हो रहा है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इम्बैलेंस हो गया है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस हाउ। हमारी ये अर्थ है, उसके ऊपर जो सनलाइट आती है उसके अंदर से हीट एनर्जी आ रही होगी।
अब कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस की वजह से या फिर मीथेन गैसेस की वजह से एक कांच जैसा स्ट्रक्चर हमारी अर्थ के ऊपर आ गया, इन गैसेस की वजह से, जिनको ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। अब ये गैसेस हीट को एटमॉस्फेयर में ही ट्रैप कर लेती हैं और वापस नहीं जाने देती। अब क्योंकि जो हीट एनर्जी है वो वापस नहीं जा पा रही है, उसकी साइकिल डिस्टर्ब हो गई है, विच इज कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग। अब यहाँ इसको हम पैराग्राफ से रीड करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द एटमॉस्फेयर कीप्स द अर्थ वार्म। तो ये हो गई वार्म करने वाली गैस। जैसे यहाँ पर कांच का जो काम था वो काम यहाँ पर हो रहा है हमारी अर्थ के ऊपर नेचुरली बिकॉज ऑफ CO2 वाली गैस। नाउ मच लाइक अ ग्लास वॉल, जो अभी मैंने आपको बताया, इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। Now the increase in carbon dioxide in the atmosphere intensifies the greenhouse effect. अब हम पेड़ों को काटते जा रहे हैं, ज़्यादा पेड़ तो है नहीं हमारी अर्थ के ऊपर, CO2 का अमाउंट ऑफ कोर्स बढ़ेगा। अब उसकी वजह से जो प्रोसेस हो रहा है, हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। When there is increase in CO2 concentration, the deposition of CO2 gas in the atmosphere prevents the heat from radiating energy from the earth, which leads to global warming. ये CO2 गैस हीट को ट्रैप करके रख रही है और वापस रिफ्लेक्ट नहीं होने दे रही, जिसकी वजह से टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है एक और जो इसके ऊपर इसकी वजह से हार्मफुल इफेक्ट आ रहा था, दैट इज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। नाउ ओजोन लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट ओजोन लेयर, ये नाम तो आपने सुना ही होगा, या फिर ओजोन गैस, ओजोन लेयर कैसे बनती है, डिप्लीशन इन ओजोन लेयर। तो एक्चुअली सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि ओजोन लेयर होती क्या है। द ओजोन इज एन एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन से मिलकर ही बनी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, यानी कि जब 3 ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ कंबाइन कर लेंगे, O3 बना लेंगे, तब वो किसका फॉर्मूला बन जाता है, ओजोन का। एंड एज कंपेयर टू डाई एटॉमिक एलिमेंटल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O2 वाली गैस तो आपको पता ही है ना, जो हम ब्रीथ करते हैं। सो इसके साथ अगर हम एक ऑक्सीजन को और जोड़ दें तो बन जाता है O3। इट इज़ हाईली पॉइजनस, ये गैस काफ़ी पॉइजनस है, यानी कि हम इसको इनहेल नहीं कर सकते। O2 और O3 को अगर हम कंपेयर करें तो दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा अपोजिट है। O2 तो लाइफ वाली गैस हो गई है, जिसके ऊपर सारे ऑर्गेनिजम्स डिपेंड कर रहे हैं रेस्पिरेशन के लिए। वहीं पर अगर हम ओजोन की बात करें तो इतनी पॉइजनस गैस है कि हमारी ट्रोपोस्फेयर लेयर के अंदर ये प्रेजेंट ही नहीं होती। उसके ऊपर जो स्ट्रेटोस्फेयर लेयर आती है वहाँ पर ओजोन लेयर मिलती है। इट इज़ अ ब्लू गैस, इट हैज़ अ पंजेंट ओडोर, मतलब इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो कैसी है, काफ़ी पंजेंट। एंड इट इज प्रेजेंट इन सिग्निफिकेंट अमाउंट इन द स्ट्रेटोस्फेयर रीजन, जैसे मैंने आपको बताया। मैक्सिमम कंसंट्रेशन अकर्स एट द हाइट ऑफ 23 to 25 किलोमीटर, यानी कि इस हाइट पे हमें सबसे ज़्यादा ओजोन लेयर मिल जाएगी। और जो एरिया एटमॉस्फेयर का जिसके अंदर ओजोन लेयर होती है उसके कुछ नाम हैं, जैसे कि हम उसको ओजोन लेयर तो बोलते हैं, साथ ही साथ ओजोनोस्फीयर भी बोल सकते हैं, ओजोन अम्ब्रेला भी बोलते हैं और ओजोन शील्ड भी बोल सकते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर के लेयर के अंदर हमें वो मिल जाएगा एंड उसकी हाइट कितनी है, अप्रॉक्सीमेटली 23 to 25 किलोमीटर। नाउ वी हैव टू सी कि ओजोन लेयर बनती कैसे, इसका फॉर्मेशन पे क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको देखना है ये 2 स्टेप्स में बन रहा है। सबसे पहले O2 ऑक्सीजन का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब जब भी यूवी रेडिएशंस इसके ऊपर पड़ रही होंगी, ध्यान रखना ये रिएक्शन स्ट्रेटोस्फेयर में हो रही है। यूवी रेडिएशंस पड़ने की वजह से सबसे पहले जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है वो स्प्लिट हो जाता है, स्प्लिट होता है यानी कि डिवाइड हो जाता है, ठीक है, इनटू 2 डिफरेंट ऑक्सीजन एटम्स, जिसको हम नाम देते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। दिस इज कॉल्ड एज नेसेंट ऑक्सीजन। O2 के दोनों एटम्स अलग अलग हो गए। अब इसी वाले के साथ ये वाला ऑक्सीजन जो फ्री हो गया है वो O2 मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके ओजोन बना लेता है। और ये दोनों रिएक्शंस कहाँ हो रही होंगी, स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में हो रही होंगी। सबसे पहले O2 ब्रेक होगा, नेसेंट ऑक्सीजन आ जाएगी हमारे पास और फिर वो रिएक्ट करता है O2 के साथ एंड इट फॉर्म्स O3 विच इज नोन एज ओजोन लेयर। तो ये फॉर्मेशन है, आप इसी स्टेप वाइज फॉर्मेशन को लिख के आ सकते हो। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। फॉर्मेशन के बाद हम पढ़ लेते हैं व्हाट आर दो सब्सटेंसेस जिसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, यानी कि कम हो रही है। एंटार्क्टिका के ऊपर ना ओजोन लेयर के अंदर होल दिखा है, यानी कि जो एक लेयर बनी हुई थी उसमें अब एक होल आ गया है। थोड़े टाइम पर जब इनका अमाउंट हमने कंट्रोल करने की कोशिश की थी तब वो होल जो था वो बंद भी हो रहा था। तो यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ओजोन लेयर के अंदर डिप्लीशन हो रहा है, होल बन रहा है। अगर वो कंप्लीटली खत्म हो जाता है हमारी अर्थ से,
ओजोन लेयर जो है कंप्लीटली खत्म हो जाएगी, तो आपने सोचा उसके बाद क्या होगा? हमारी अर्थ के ऊपर बहुत सारे लोग स्किन कैंसर जैसी बीमारी से मर जाएंगे। स्किन डिसीजेज इतना कॉमन हो जाएगा क्योंकि यूवी रेडिएशंस जो है वो फिल्टर होके आ रही है ना। तो हमने पहले क्या पढ़ा था, एटमॉस्फेयर उसको फिल्टर कर रहा है। तो एक्चुअली एटमॉस्फेयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा ओजोन लेयर उसको फिल्टर करती है। तो अब ओजोन लेयर ही नहीं होगी तो डायरेक्टली यूवी रेडिएशंस हमारी अर्थ पर आएंगी और डिसीज कॉज कर सकती है। हम देख लेते हैं पहले व्हाट आर दो सब्सटेंसेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ ही जाते हैं अक्सर ओजोन लेयर के ऊपर क्वेश्चन फॉर्मेशन पे, फिर वो कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं जो उसको डिप्लीट कर रहे हैं। तो आपने एरोजोल्स वगैरह सुना होगा। एसी और रेफ्रिजरेटर के पीछे, कंप्रेसर के पीछे आपने देखा होगा गर्म हवा निकल रही होती है, उसके अंदर जो केमिकल या हार्मफुल गैसेज होती हैं, दैट इज द रीजन ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। कुछ और केमिकल्स जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये नाम नहीं भूलेंगे आप, CFC such as carbon tetrachloride CCl3 and CCl2F2, जितना याद रह जाए NCERT वाला उतना याद कर लेना। ये क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन के अंदर रिच होते हैं, यानी कि इससे मिलकर बने हुए हैं ये हार्मफुल सब्सटेंसेस, जो हमें किस में मिलेंगे? एरोजोल प्रोपेलेंट्स के अंदर, रेफ्रिजरेटर्स के अंदर, शेविंग फोम्स के अंदर, यानी कि जो शेविंग क्रीम या फोम यूज कर रहे हैं उसके अंदर ही केमिकल्स होते हैं। इनका जितना यूज बढ़ेगा हमारी अर्थ के ऊपर उतना ज्यादा चांसेस हैं ओजोन लेयर को हार्म होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन। तो जैसे मैंने आपको बताया बीमारियां हो जाती है, तो स्किन कैंसर सबसे बड़ी बीमारी हो जाएगी लोगों को। देयर विल बी डैमेज टू द आईज, हमारी आईज के ऊपर जो सबसे बाहर की लेयर होती है ना, कॉर्निया, दैट विल बी इफेक्टेड, वो बर्न हो सकती है। It will also increase in incidence of cataract disease in eyes। एक कैटरेक्ट जिसको क्या बोलते हैं, एक मिल्की लेयर बन जाती है हमारी कॉर्निया के ऊपर, वो वाला डिसीज बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं लोगों के अंदर। एंड इम्यून सिस्टम को डैमेज हो सकता है। इंक्रीज एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस, ये तो ह्यूमन बींग्स की बीमारी हमने पढ़ी। दूसरे एनिमल्स के अंदर क्या हो सकता है, एम्ब्रियो वाली स्टेज पे जो नया बेबी होगा दैट विल डाई एट द एम्ब्रियोनिक स्टेज ओनली, यानी कि जो रिप्रोडक्शन लेवल है उस पर बहुत ज़्यादा फर्क आएगा, मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाएगा। देन डिक्रीज्ड क्रॉप यील्ड्स, प्लांट्स को भी तो हार्म होगा। देन रिड्यूस पॉपुलेशन ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स, वो माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स जो हमें पानी में देखने को मिलते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स बोलते हैं उसको। ठीक है, प्लांट्स माइक्रोस्कोप वाले जो पानी में मिल रहे हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, जू प्लैंक्टन्स वो छोटे छोटे एनिमल्स जो हमें पानी में देखने को मिलते हैं माइक्रोस्कोप वाले, उनको जू प्लैंक्टन्स बोलते हैं। एंड सर्टेन फिश लार्वा आर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ओवरऑल अगर हम देखें तो पूरी की पूरी फूड चेन पर फर्क पड़ेगा, पूरे एटमॉस्फेयर और सारे जितने भी लिविंग स्पीशीज हैं उनके ऊपर फर्क पड़ेगा अगर ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट होती गई तो। स्मोक फॉर्मेशन, ठीक है, सो दीज आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, जिसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है वाटर। सो यू ऑलरेडी नो बहुत सारे फैक्ट्स वाटर के बारे में। सो हमारी अर्थ के ऊपर 97 to 98% जो है दैट एरिया इज कवर्ड बाय वाटर ओनली, और वो किसकी फॉर्म में है, ओशंस में प्रेजेंट है वो वाला वाटर जो हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। रेस्ट ऑफ द 3% ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फ्रेश वाटर, वो फ्रेश वाटर जो हम कंज्यूम कर सकते हैं, जो कि सरफेस वाटर की फॉर्म में होगा, अंडरग्राउंड वाटर की फॉर्म में होगा, रिवर्स, पॉन्ड्स, इनके अंदर देखने को मिलता है। Land contains 2.5% of the total water only. A major part of water occurs as ice caps and glaciers, जो कि बर्फ की फॉर्म में जमा हुआ ऊपर पानी है, that is also pure। ग्लेशियर से मेल्ट होकर ही पानी रिवर्स के अंदर आता है, तो वो भी फ्रेश वाटर है। उसके बाद अगर हम देखें रिमेनिंग 0.6% दैट इज सपोर्टिंग द टोटल लाइफ, यानी कि जो हम यूज कर रहे हैं, एनिमल्स यूज कर रहे हैं, फ्रेश वाटर का ही फॉर्म है वो। Then more than 90% of this fresh water is found as underground water. This is very important point कि जो फ्रेश वाटर का मैक्सिमम परसेंटेज है वो अंडरग्राउंड वाटर में होता है। जब बारिश आती है तो पानी सॉइल के अंदर सीप हो जाता है, डीप लेयर्स में चला जाता है, और फिर हम वेल्स की हेल्प से उसको बाहर निकाल कर यूज कर सकते हैं। जो हमने उस चैप्टर के अंदर पढ़ा है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज में, कि किस तरीके से इरिगेशन किया जाता है, तो आपको उसमें बताया गया था कि ट्यूब वेल्स वगैरह के अंदर जो पानी होता है दैट इज बिकॉज ऑफ ग्राउंड वाटर जो रेन वाटर के टाइम पे आता है और उन कुओं को फिर से भर देता है, रिप्लेनिश कर देता है। देन द रिमेनिंग 10% ऑफ फ्रेश वाटर अकर्स एज सरफेस वाटर। सरफेस वाटर में क्या आ जाएगा, जो कि वाटर बॉडीज हमें देखने को मिलती है, देयर इज रिवर, डैम्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड सॉइल वाटर, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सरफेस वाटर, जिसका 10% ही हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद
सिंस यू नो वाटर पॉल्यूशन की बात करेंगे हम आगे जाकर, तो जिस तरीके से एयर पॉल्यूशन हो रहा था ऐसे वाटर के अंदर अगर वो हार्मफुल सब्सटेंसेस आ जाएंगे तो वो वाटर पॉल्यूशन बन जाएगा। अब वाटर को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 3% फ्रेश वाटर ही अवेलेबल है। रेन वाटर हमारी अर्थ के ऊपर एक सोर्स है जहाँ से पानी आएगा हमारी अर्थ के ऊपर और फिर से सारी चीज़ें फिल हो जाएंगी। देयर इज अ स्टेप जिसको बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसकी हेल्प से हम पानी को हमारी अर्थ पे सेव करके रख सकते हैं। अब पुराने ज़माने में तो क्या होता था, राजस्थान और गुजरात जैसी स्टेट्स में बड़े बड़े टैंक्स बना देते थे जहाँ पे रेन वाटर आता था, उसको स्टोर कर लेते थे एंड लोग फार्मिंग में इस चीज़ को ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब क्या होता है, मतलब अगर हम मॉडर्न टाइम्स की बात देखें तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग कुछ इस तरीके से होती है। जो भी घर बन रहे होते हैं उसके ऊपर जो रूफ होगी वहाँ पर टैंक लगा दिया जाता है या फिर एक पंप या पाइप का ऐसा सिस्टम होता है जिससे पानी जो रूफ के ऊपर आएगा वो सीधा वेस्ट होने की बजाय एक पाइप की हेल्प से इस टैंक के अंदर चला जाएगा। एक टैंक रखा जाता है साइड में, वो अंडरग्राउंड भी हो सकता है, वो हम ग्राउंड के ऊपर भी रख सकते हैं। तो पर्पस इज कि जो भी रेन वाटर आ रहा है रूफ के ऊपर वो पाइप की हेल्प से सीधा ग्राउंड में ना जाने की बजाय एक टैंक में सेव हो जाए, जो हम कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर पर्सनल लेवल पर भी उसका यूज़ हो सकता है। इसी को बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। पहले हम नॉर्मली टैंक्स या फिर जो गांव के लोग होते थे वो बड़ा सा एरिया बना लेते थे जहाँ पर पानी को स्टोर करेंगे, बट मॉडर्न टाइम्स में इसको बोला गया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो कुछ इस तरीके से लोग अपने घर में ही कर लेते हैं। यहाँ पर देखो टैंक है, एक पाइप लगाया हुआ है जिसकी वजह से वो पानी सीधा इस वाले वेल के अंदर जा रहा है। ज़रूरी नहीं है हर जगह वेल हो, छोटे छोटे टैंक्स या फिर अंडरग्राउंड टैंक्स भी बनाए जाते हैं जिसके अंदर पानी को स्टोर कर लिया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद कुछ एडवांटेजेस, ये तो आप खुद ही लिख सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है रेन वाटर के लॉस से बचाएगा। इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग फ्लड्स ऑल्सो। इट मेंटेन्स अ सप्लाई ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई मंथ्स ऑफ द ईयर। अगर हम फार्मर्स की बात करें तो समर्स के टाइम पे जब ऑफकोर्स पानी बहुत कम पड़ जाएगा तो जो स्टोर्ड वाटर होगा, जो मॉनसून में स्टोर किया गया होगा, उसका यूज़ किया जा सकता है। इट विल हेल्प to raise the water table and last point it will check soil erosion. So these are certain advantages जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग से हो सकते हैं। उसके बाद हमें पढ़ना है वाटर पॉल्यूशन। तो जैसे एयर पॉल्यूशन हमने पढ़ा स्टेप वाइज, ऐसे हम वाटर पॉल्यूशन पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इसके कॉजेज क्या क्या है कि वाटर पॉल्यूशन किस वजह से हो रहा है। तो हार्मफुल सब्सटेंसेस जो हमने पढ़े थे जिसको SPM बोलते हैं, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर, SO2 या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं और वाटर के साथ मिलकर एसिड बना देती है, वही सारे सब्सटेंसेस जब पानी के अंदर चले जाएंगे तो बन जाएगा वाटर पॉल्यूशन। अब इसका मेजर कॉज क्या क्या है? सीवेज। सीवेज इज द वेस्ट फ्रॉम द हाउस होल्ड जो एक जगह पर कलेक्ट किया जाता है। नाउ दैट सीवेज इज डायरेक्टली डम्प्ड इनटू वाटर बॉडीज। वाटर पॉल्यूशन हम कैसे इजीली देख सकते हैं? आप रिवर्स वगैरह पे गए होंगे, गंगा रिवर आपने देखी होगी, यमुना रिवर देखी होगी, तो किनारे पर कितना ज़्यादा वेस्ट एक्यूमुलेटेड होता है। तो वो तो हो गया एक तरीके का सॉलिड वेस्ट। अगर हम पानी की क्वालिटी की बात करें तो उसके अंदर भी हार्मफुल गैसेज हैं और ऑक्सीजन का लेवल इतना कम है उस पानी के अंदर, तो जो भी एक्वेटिक लाइफ होगी ना उस पानी में वो भी इफेक्ट हो रही होगी। तो हमें स्टेप वाइज देखना है व्हाट आर द सोर्सेज और कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। सबसे पहले तो सीवेज, जो भी एनिमल या लिविंग वेस्ट होता है या फिर ह्यूमन बींग्स की कुछ एक्टिविटीज की वजह से दैट वेस्ट इज डायरेक्टली एक्सक्रीटेड इनटू द वाटर बॉडी। आसपास जो भी रिवर वगैरह दिखेगी या टैंक दिखेगा उसके अंदर सीवेज वाला पानी डाल दिया जाता है। उसके बाद है इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रीज जहाँ पर होती हैं आसपास कोई वाटर बॉडी भी रखी जाती है ताकि वाटर का यूज बहुत अच्छे से हो सके, बट वहीं पर जो वेस्ट निकलता है उसको भी उसी वाटर बॉडी में डंप कर दिया जाता है, विच इज वन ऑफ द मेजर कॉज जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। कोई भी इंडस्ट्रीज होगी, अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें बहुत सारे केमिकल्स यूज होते हैं। ये लार्ज लेवल वाली इंडस्ट्री है जो कि बहुत ज़्यादा जगह हमें देखने को मिलेगी एंड बहुत लार्ज लेवल पर यहाँ पर काम हो रहा होगा, तो उतना ही तो वेस्ट क्रिएट होगा। उस वेस्ट में उतने सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस और गैसेस होंगे जो डायरेक्टली डंप कर दिए जाएंगे वाटर के अंदर, आसपास जो भी वाटर बॉडी हो। नेक्स्ट है फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो जो भी फार्मर्स अपनी फील्ड के अंदर फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स नाम के केमिकल्स ऐड करते हैं, तो बारिश आने के टाइम पे ये सारे केमिकल सॉइल के साथ मिक्सड है। जब भी बारिश आएगी तो सॉइल वहाँ से मूव करके आसपास की कोई भी वाटर बॉडी के अंदर जाकर डंप हो जाती है। अब उस सॉइल के अंदर ये केमिकल्स प्रेजेंट थे, अल्टीमेटली तो वो पानी के अंदर ही गए, विच विल कॉज वाटर पॉल्यूशन। उसके बाद है पेट्रोलियम ऑयल।
ड्रिलिंग एंड शिपिंग ऑपरेशंस आर कॉमन इन द ओशंस। जब पेट्रोलियम का सप्लाई होता है तो पेट्रोलियम जो भी वाटर बॉडी होगी उसके नीचे से ही हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। वहाँ पर जो पाइप्स इंस्टॉल्ड है उसमें कभी भी लीकेज हो सकती है और वो सारा जो भी ऑयल होगा वो डायरेक्टली वाटर के अंदर आएगा, जिसकी वजह से वाटर की क्वालिटी खराब हुई, साथ साथ जो भी एक्वेटिक लाइफ उसके अंदर सरवाइव कर रही होगी उस पर बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। इसके बाद थर्मल पॉल्यूशन, यानी कि टेम्परेचर चेंज हो जाता है पानी का, जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ पर फिर इफेक्ट पड़ेगा। डिस्चार्ज ऑफ हॉट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड थर्मल प्लांट्स into water body changes the normal temperature. This will change the content of oxygen. पानी के अंदर जो भी प्लांट्स और एनिमल्स या फिश प्रेजेंट होती है वो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं। हम तो डायरेक्टली इनहेल करते हैं गैसियस फॉर्म में। जो एक्वेटिक एनिमल्स या प्लांट्स हैं वो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेते हैं जो पानी के अंदर होगी। अब ये सारी एक्टिविटीज की वजह से वो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है एंड दे विल इवेंचुअली डाई। दे आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो पानी के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट। सो दीज वर द हार्मफुल इफेक्ट्स। उसके बाद है व्हाट आर द इफेक्ट्स जो डायरेक्टली हमारे ऊपर पड़ रहे हैं वाटर पॉल्यूशन की वजह से। सबसे पहले आ जाता है ह्यूमन डिसीजेस। पानी अगर क्लीन नहीं है सो बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि टाइफाइड, कॉलरा आपने सुना होगा। तो जो भी बैक्टीरिया हैं वो इजीली पानी के अंदर सर्वाइव करके हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं और ये वाली बीमारियां कॉज कर सकते हैं। उसके बाद है डिस्टर्बेंस इन इकोलॉजिकल बैलेंस। पूरी की पूरी जो बैलेंस बना हुआ है फूड चेन या फूड वेब हमारी नेचर के अंदर एग्जिस्ट कर रही है उस पर इफेक्ट होगा। द पॉल्यूटेंट्स कैन एनकरेज द ग्रोथ ऑफ some life forms and can harm other life forms. This affects the balance between various organisms that persist in that system. इसका एग्जाम्पल हम एल्गल ब्लूम ले सकते हैं। एक तरीके की एल्गी होगी जो पॉल्यूशन के बढ़ने की वजह से वाटर बॉडी के अंदर आ जाती है। किसी लेक या रिवर को इमेजिन करो, उसमें बहुत ज़्यादा एल्गी आ रही है, वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन को कंज्यूम करेगी और CO2 रिलीज करेगी। जो बाकी के ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए तो ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो गया क्योंकि एल्गल ब्लूम बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करती रहती है, तो मेजर कंजम्पशन उसी ने ही कर लिया ऑक्सीजन का। तो जो भी फिश लाइफ और एक्वेटिक लाइफ अंदर एग्जिस्ट कर रही होगी उनके लिए ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो जाएगा। तो एक लाइफ तो प्रॉपरली ग्रो कर रही है, दूसरी जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाएगा। यही मतलब था इस लाइन का, डिस्टर्बेंस इन इकोलॉजिकल बैलेंस। उसके बाद है रिमूवल ऑफ डिजायरेबल सब्सटेंसेस फ्रॉम वाटर बॉडीज विद इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट इन वाटर bacteria multiply rapidly. Now these are not good bacteria of course. They multiply and use the available oxygen. जैसे मैंने अभी आपको बताया एल्गी का एग्जाम्पल लिया, ऐसे बैक्टीरियाज भी करते हैं। वो जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करके उस सारी ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेंगे और जो मेन ऑर्गेनिजम्स उनके अंदर रहते हैं उनकी लाइफ पर फर्क पड़ता है। लैक ऑफ ऑक्सीजन kills the fish and other animals and also the plants जो उस वाटर बॉडी के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं व्हाट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या फिर BOD। ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि पानी के अंदर कितने वेस्ट सब्सटेंसेस हैं। इफ़ वी सी अकॉर्डिंग टू NCERT इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, BOD इंडिकेट्स द क्वालिटी ऑफ वेस्ट वाटर। BOD रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन नीडेड बाय द बैक्टीरिया। मतलब बैक्टीरिया जो कि डिकम्पोज कर रहे होंगे वेस्ट सब्सटेंसेस को, उनको कितनी ऑक्सीजन चाहिए। इफ द ऑक्सीजन डिमांड इज मोर, इसका मतलब बैक्टीरियाज को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए, उतना ज़्यादा वो पानी पॉल्यूटेड है। अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम है यानी कि बैक्टीरियाज को कम डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, वाटर इतना ज़्यादा हार्म्ड या पॉल्यूटेड नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगर हम इसको मेजर करना चाहें तो अ वीक ऑर्गेनिक वेस्ट हैज़ BOD लेस देन 1500 मिलीग्राम पर लीटर। अ स्ट्रॉन्ग वन हैज़ हायर देन दिस। तो दिस इज द मेजर। 1 लीटर के अंदर 1500 मिलीग्राम डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन हमने एक फिक्स लेवल सेट किया हुआ है जो लो कंसीडर किया गया है। सो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मतलब कि बैक्टीरियाज को कितने ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि उनको काम करना है डिकम्पोजिशन का। डिमांड ज़्यादा है मतलब पानी ज़्यादा पॉल्यूटेड है या फिर उसके अंदर वेस्ट सब्सटेंसेस ज़्यादा है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ थर्मल पॉल्यूशन और चेंज इन टेम्परेचर। Aquatic organisms are used to certain change of temperature in the water body where they live. A sudden marked change in this temperature can be, this of course can affect them. Now let us understand this. एक
पानी का मेन नॉर्मल टेम्परेचर होगा जिसमें सारी फिश या और ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे होंगे। अगर किसी भी फैक्ट्री में से हार्मफुल सब्सटेंसेस या एसिड आकर उस पानी के अंदर डल जाते हैं तो सर्टेनली उस पानी का टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं और उसके अंदर जो भी लाइफ होगी उस पर इफेक्ट पड़ेगा। देन डिस्ट्रक्शन ऑफ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यू नो सर्टेन बैक्टीरिया, फंगस एंड एल्गी जो कि गुड भी होते हैं, हमारे लिए फायदेमंद भी होते हैं। When untreated industrial waste get mixed with water in rivers and lakes, the acid, alkalis and heavy metals present in industrial waste kill the useful organisms present in water bodies. हो सकता है कि कुछ बैक्टीरियाज या इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस जो कि हमारे लिए गुड प्रूव हो सकते हैं वो इन सारे पॉल्यूशन की वजह से इफेक्ट हो जाए। टेम्परेचर चेंज की वजह से काफ़ी बार जो फिश और एनिमल्स के एग या फिर लावा होते हैं वो उसी स्टेज में डाई कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनका प्रोडक्शन अमाउंट कम हो जाएगा एंड वो एक्सटिंक्ट या एंडेंजर हो जाती हैं स्पीशीज़। काफ़ी बार हमने न्यूज़ सुनी होगी कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इस वाली फ़िश का जो अमाउंट है वो कम हो गया है। सो दीज आर सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटीज़, यानी कि गर्म अगर पानी या हार्मफुल वाटर, अगर हार्मफुल सब्सटेंसेस अगर हम पानी के अंदर डाल रहे हैं तो जो भी वहाँ पर फिश है उनके एग या लावा जल्दी स्टेज में मर जाते हैं। ऑल्सो अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे थे तो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि अपने आप ही वाटर बॉडी को क्लीन करते हैं, वही अगर मर जाएंगे तो वाटर बॉडी क्लीन करने वाले सब्सटेंसेस तो रहेंगे ही नहीं। तो जो उसका एक सेल्फ तरीका है वाटर को क्लीन करने का, यानी कि गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनका अमाउंट कम हो जाता है। Now these were certain harmful effects, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। आप ये NCERT वाला ही याद करेंगे, इससे ज़्यादा आपको और कुछ नहीं पढ़ना इस चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट इज यूट्रोफिकेशन। तो ये एक और हार्मफुल इफेक्ट है, आपको NCERT में ये टर्म मिलेगी। इसका मतलब क्या होता है कि जब हम वेस्ट वाटर या सब्सटेंसेस पानी के अंदर डाल देंगे मेन वाटर बॉडी के अंदर, तो उस टाइम पे सीवेज वेस्ट जो हमने डाला था, तो अलगी आपने सुना होगा, दैट ग्रोज इन वाटर, राइट। अलगी बहुत ज़्यादा ग्रो करने लग जाती है क्योंकि उसको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिल गए हैं पानी में आने के बाद, स्पेशली सीवेज की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो अलगी बहुत अच्छे से ग्रो करेगी, अलगी ग्रो करेगी एंड इट विल डाई। अलगी की ग्रोथ को अलगल ब्लूम बोलते हैं, जिसमें पानी जो होगा वो कुछ इस तरीके से दिखने लग जाता है। दिस इज ऑल अलगी। अब इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बट व्हेन इट डाइज, जब ये मर जाती है तो जो बैक्टीरिया है जो इसको डिकम्पोज करेंगे वो ऑक्सीजन को यूज करेंगे अपने प्रोसेस को करने के लिए। वो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? इसी पानी में से तो आएगी। वो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन सारे बैक्टीरियाज कंज्यूम करने लग जाते हैं इस अलगी को डिकम्पोज करने में, जिसकी वजह से जो और ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन मिलनी चाहिए थी उसका अमाउंट कम हो गया है, एंड दैट इज टर्म्ड एज यूट्रोफिकेशन. It is the process in which dissolved oxygen in water gets reduced due to excessive growth of algae as a result of extra loading of nutrients in the water body. ये extra loading nutrients की कहाँ से आई होगी? सीवेज से आई होगी. सीवेज में हर तरीके का वेस्ट होता है. There is animal excreta, lots of animal excreta, lots of plant excreta and other substances also, toxic substances also, जिसकी वजह से अलगी की ग्रोथ बढ़ जाती है पानी के अंदर. एंड उसको डिकम्पोज करने के लिए जो बैक्टीरिया है वो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेना शुरू कर देते हैं. द होल प्रोसेस इज नोन एज यूट्रोफिकेशन, जिसकी वजह से ऑफकोर्स अगेन एक्वेटिक लाइफ पर फर्क पड़ता है. लावा और एग स्टेज पर ही डेथ हो जाती है फिश की. उसके बाद है 7th पॉइंट, दैट इज बायोमैग्निफिकेशन. इसमें क्या होता है? जैसे आपने जो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स वाला एग्जाम्पल पढ़ा था कि बारिश के टाइम पे वो पानी के साथ मिलकर केमिकल्स लास्ट में वाटर बॉडी के अंदर ही आ जाते हैं. तो अब पानी के अंदर जो पेस्टिसाइड्स या केमिकल्स हैं जैसे कि DDT या और कुछ और केमिकल्स भी हो सकते हैं, वो फूड चेन के अंदर एंटर कर जाते हैं. इसके लिए एग्जाम्पल समझते हैं हम. ये सीवेज वाला वाटर हो गया. मान लो इसके अंदर DDT नाम का केमिकल है. वो केमिकल अब पानी के अंदर मिक्स हो चुका है. अब जो भी एक्वेटिक एनिमल्स जैसे कि फिश इसको कंज्यूम करेगी तो इसके अंदर भी DDT आ गया मिक्स होकर. अब जो इस फिश को कंज्यूम करेगा, यानी कि लार्ज फिश अगर स्मॉल फिश को कंज्यूम कर रही है तो वो DDT इसके अंदर पास ऑन हो गया. एंड फिश इज द स्टेपल फूड फॉर ह्यूमन बींग्स, तो उनके अंदर भी ये DDT आगे पास ऑन हो जाता है. तो जो सबसे लास्ट लेवल पर एग्जिस्ट कर रहा है ना मेंबर, उसके अंदर ये DDT का अमाउंट सबसे ज्यादा मिलेगा. दिस इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन.
जब अगर हम ट्रॉफिक लेवल की बात करें, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ये ट्रॉफिक लेवल्स हैं, सबसे लास्ट वाले ट्रॉफिक लेवल पर केमिकल का अमाउंट सबसे ज़्यादा हो जाता है क्योंकि एक्यूमुलेशन बढ़ता जा रहा है। कंजम्पशन को देखें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर हो रही है। दैट इज़ वाई इट इज़ हार्मफुल कि कोई भी केमिकल अगर फूड चेन के अंदर एंटर कर जाएगा तो लास्ट वाले ट्रॉफिक लेवल तक वो पास ऑन होता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज बायोमैग्निफिकेशन। जो डीडीटी एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, इसका अमाउंट अगर हम देखें, वाटर के अंदर सबसे पहले इसका अमाउंट सिर्फ और सिर्फ मान लो चाहे सिर्फ 0.003 ppm हो, ये यूनिट है, आपको इस यूनिट को ध्यान नहीं देना, बट आपको समझ आया डीटीटी का अमाउंट कितना कम है। फिर जू प्लैंक्टॉन्स और स्मॉल फिशेस के अंदर उसका अमाउंट कम ही रहा, पास ऑन होता गया और अमाउंट कम ही रहा। बिग फिश के अंदर उसका अमाउंट डायरेक्टली आ गया 2 ppm, क्योंकि इस फिश ने बहुत सारे स्मॉल फिश और जू प्लैंक्टन्स को खाया होगा। उसके बाद बिग फिश से वो चला जाता है लार्ज फिश ईटिंग बर्ड्स के अंदर भी। तो ये एक स्टडी थी, एंड इफ वी सी द अमाउंट ऑफ डीडीटी हियर, लास्ट वाले लेवल पे सीधा 25 ppm आ गया है। सो नाउ यू सी कि साइकिल के अंदर या फूड चेन के अंदर अगर कोई केमिकल एंटर करता है तो लास्ट वाले ट्रॉफिक लेवल पर उसका अमाउंट सबसे ज़्यादा मिल जाता है, और उसी को क्या बोलते हैं, बायोमैग्निफिकेशन। वी विल नाउ स्टार्ट विद बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। बायो का मतलब लाइफ, जियो मतलब अर्थ, और केमिकल मतलब यहाँ पर बात हो रही है मिनरल न्यूट्रिएंट्स की, और साइकिल हमारी अर्थ के ऊपर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका अमाउंट हमेशा सेम रहने वाला है, राइट। एक साइकिल है जो कि कंटिन्यूअसली चल रही है और उनका अमाउंट सेम रखती है। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर कंटिन्यूअसली हमारी अर्थ में एक साइकिल की तरह खुद को मेंटेन करके रखता है। हम वाटर यूज़ भी कर रहे हैं और रेन वाटर की हेल्प से वाटर फिर से हमारी अर्थ पर आता है और लेक्स और पॉन्ड्स में से जो हमने पानी लिया होगा उसको रिफिल कर देता है। तो ये जो रिफिल टर्म है, यानी कि जो साइकिल चल रही है, तो इसमें हम मेन साइकिल्स पढ़ने वाले हैं। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स मतलब उन इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की साइकिल जो हमारी अर्थ पर मेंटेन रहती है। तो इसमें 4 मेन साइकिल्स हमें पढ़नी है। फर्स्ट साइकिल है द वाटर साइकिल, यानी कि वाटर की जो साइकिल हमारी अर्थ पर चल रही होगी। अब सबसे पहला पॉइंट देखो, द होल प्रोसेस इन विच water evaporates and falls on the land river is known as the water cycle। मतलब वाटर सबसे पहले जो साइकिल स्टार्ट होने वाली है वो होगी इवापोरेशन स्टेप से। हमारी अर्थ के ऊपर 97% वाटर जो है वो ओशंस वगैरह, लेक्स वगैरह में मिलता है, राइट। उसमें इवापोरेशन होता है, सनलाइट आएगी, हीट लाएगी साथ, उसकी हेल्प से पानी के ऊपर जो एयर है वो गर्म हो जाएगी। देन वाटर जो ओशंस के अंदर प्रेजेंट है वो गर्म हो जाएगा और वो भाप में बन जाएगा, यानी कि इवापोरेट हो जाएगा। तो ये तो आपको पता ही है। इवापोरेशन होने के बाद ये पानी ऊपर गया, राइट, एंड ऊपर जाकर जब ये वाटर वेपर कूल हो जाती हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। जब आपने एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट घर में देखा होगा कि आपके घर में कोई भी आपने पानी को बॉईल करने के लिए रखा हुआ है, तो उसमें से आप देखते हो ना स्टीम निकल रही होती है, वाटर वेपर्स निकल रही होती है। फिर उसको जब हम एक प्लेट से कवर कर देते हैं और फिर रिमूव करते हैं तो उसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती है प्लेट के सरफेस के ऊपर, उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। तो बहुत छोटी क्लासेस में आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब वही यहाँ पर हो रहा है, सबसे पहले पानी इवापोरेट हुआ, उसके बाद कंडेंसेशन हुआ और पानी किस में चेंज हो गया, वाटर ड्रॉपलेट्स में। क्लाउड्स की फॉर्मेशन होगी। फिर जब बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है तो वो पानी की फॉर्म में, यानी कि रेन की फॉर्म में अर्थ पर आता है, या फिर जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होगा तो वहाँ स्नो की फॉर्म में या फिर हेल की फॉर्म में नीचे आ जाएगा। तो पानी जो गया था अर्थ से वो वापस आ गया। अब जब वो वापस आ गया है तो रिवर्स, पॉन्ड्स, ये जो भी वाटर बॉडीज हैं या रिजर्वियर्स हैं वो फिर से फिल हो जाएंगे पानी से। साथ ही साथ काफ़ी अमाउंट पानी का जो होता है वो अंडरग्राउंड चला जाता है। सॉइल पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी, जो रेन वाटर सॉइल के ऊपर आया वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और धीरे 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 सॉइल की डीप लेयर्स के अंदर चला जाता है, तो वो बन जाता है अंडरग्राउंड वाटर, राइट। सो ये साइकिल फिर से देखते हैं। इवापोरेशन हुआ, कंडेंसेशन हुआ। अब यहाँ पर ये बहुत सारे क्लाउड्स एक साथ मिक्स हो गए ना, उसको ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। अब जब एक साथ आ गए हैं, इसके अंदर हैवी वाटर मॉलिक्यूल्स, हैवी वाटर ड्रॉपलेट्स है, तो वो चेंज हो जाता है पानी की फॉर्म में और अर्थ पे आ जाएगा रेन वाटर की फॉर्म में, जिसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। उसके बाद ये पानी देखो, अगर स्नो की फॉर्म में आया है तो स्नो पहाड़ों पर होगी, वो स्नो ग्लेशियर्स की जो आइस होगी मेल्ट होकर रिवर्स और लेक्स में आएगी। इसको फिर से फिल कर दिया उसने। कुछ वाटर जो है वो अर्थ के अंदर भी गया, जिसको हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं।
प्लांट्स ने भी उस पानी को यूज किया और फिर से वो पानी किसके अंदर आ गया, ओरिजिनल सोर्स से, ओशंस या पोन्ड्स में। तो ये एक साइकिल है, बहुत इजी साइकिल है, आपको कुछ स्टेप्स याद करने हैं, इसको वाटर साइकिल बोलते हैं। अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये पॉइंट्स लिखने होंगे, डायग्राम बनाना होगा छोटा सा एंड पॉइंट्स लिखने होंगे। सेकंड पॉइंट क्या है इसका, ऑल ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन द लैंड डज नॉट इमीडिएटली फ्लो बैक इनटू द सी। तो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सारा पानी जो इवोपरेट हुआ जरूरी नहीं है वो इमीडिएटली वापस आकर ओशंस को फिल कर देगा। अलग अलग जगह पर वो गया और प्रेसिपिटेशन हुआ, उसके बाद वो स्नो में कन्वर्ट हुआ, देन मेल्ट होकर रिवर्स में ग्लेशियर्स की फॉर्म में वापस आया। आगे देखो, सम ऑफ दिस अंडरग्राउंड वाटर फाइंड्स इट्स वे टू द सरफेस थ्रू स्प्रिंग्स एंड वाटर इज ऑल्सो यूज्ड बाय टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड प्लांट्स फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। अब रेन वाटर जब आता है तो हम लोग भी उसका यूज कर लेते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो जाती है, जो इरिगेशन का पर्पस है एग्रीकल्चर चैप्टर में वो कंप्लीट हो जाता है कि जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको भी तो पानी चाहिए लिविंग के लिए, तो वो भी कंज्यूम हो जाता है। दिस इज द साइकिल। मतलब कहने का क्या है कि यहाँ पर जो इवापोरेट हो रहा है पानी वो डायरेक्टली यहाँ वापस नहीं आया, अलग अलग फॉर्म्स में यूज हुआ, अलग अलग चीजों में कन्वर्ट हुआ और इनडायरेक्टली वो वापस चला जाता है अपने सोर्स में, जिसकी हेल्प से वाटर का अमाउंट अर्थ पर मेंटेन्ड रहता है। जो नेक्स्ट साइकिल है दैट इज नाइट्रोजन साइकिल। तो वाटर साइकिल आपने पढ़ ली, नाइट्रोजन एक एलिमेंट है हमारी अर्थ के ऊपर। अब नाइट्रोजन हमारी एयर में ना N2 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, यानी कि नाइट्रोजन एलिमेंट अकेले तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसको अपने जैसा एक और एलिमेंट चाहिए होता है बॉन्ड बनाने के लिए, और फिर ये स्टेबल होकर एग्जिस्ट करता है। यानी कि नाइट्रोजन हमारी एयर में नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में प्रेजेंट है और ये उसका फॉर्मूला होता है N2। ठीक है, दिस इज स्टेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन जो आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। सो N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही होगी नाइट्रोजन गैस। नाउ द प्रॉब्लम इज कि प्लांट्स इस नाइट्रोजन को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। प्लांट्स के ऊपर ही बहुत सारे लोगों की लाइफ जुड़ी हुई है, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो प्लांट्स पर अपने फूड के लिए डिपेंड कर रहे हैं। अगर प्लांट्स ही सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो लाइफ कैसे कंटिन्यू होगी। एंड प्लांट्स के लिए ये नाइट्रोजन एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द प्रॉब्लम इज कि N2 को डायरेक्टली प्लांट्स यूज नहीं कर सकते, इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू सम यूजेबल फॉर्म। तो N2 का जो कन्वर्जन होगा वो हमें इसके अंदर पढ़ना है। सो नाइट्रोजन साइकिल में क्या होने वाला है, N2 को चेंज किया जाएगा अलग अलग फॉर्म्स में, एंड जिसमें वो चेंज हो रहा है प्लांट्स उसको यूज करेंगे, बट लास्ट में नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में वापस जाएगा इसी फॉर्म के अंदर। तो इसको नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। सबसे हमें इसको स्टेप्स में पढ़ना है। सबसे पहले हम देखेंगे नाइट्रोजन हमारी एयर का सबसे अबंडेंट गैस है, मतलब 78% अप्रॉक्सीमेटली हमारी नाइट्रोजन गैस हो गई टोटल में से। एंड नाइट्रोजन इज अ पार्ट ऑफ मेनी मॉलिक्यूल्स एसेंशियल टू मेक प्रोटीन्स। प्लांट्स का तो मैंने आपको बता दिया कि कितना इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है नाइट्रोजन उनके लिए, हमारे लिए भी नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नाइट्रोजन को अपने अंदर लेते हैं, क्योंकि जो प्रोटीन्स और अमीनो एसिड्स आप सुनते हो जो हमारे बॉडी को बिल्ड करते हैं, सेल को बनाते हैं, सेल वॉल को बनाते हैं, उसमें नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। अब नए सेल बनने में, नई सेल वॉल बनने में, सेल मेम्ब्रेन बनने में जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है दैट इज नाइट्रोजन। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए, राइट। नेक्स्ट, द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाउ जब ये वर्ड आता है फिक्सेशन, इसका मतलब हम नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं, इसको यूजेबल फॉर्म में चेंज कर रहे हैं किसी तरीके से। फर्स्ट स्टेप इज नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक इनर्ट नाइट्रोजन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन मतलब N2 की फॉर्म। तो जहां भी हम ये टर्म यूज करेंगे आप समझ जाएंगे N2 गैस की बात हो रही है जो डायरेक्टली अभी यूज नहीं हो सकता। अब इसको फिक्स करना है, यानी कि इसको किसी ऐसी फॉर्म में चेंज करना है कि प्लांट्स और एनिमल्स इसको डायरेक्टली यूज कर सके। हियर द N2 फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया। मतलब अगर हम इस नाइट्रोजन के साथ H2 ऐड कर दें तो ये किसी तरीके से NH3 में चेंज हो जाएगा, और इस प्रोसेस जो ये प्रोसेस करने वाले होते हैं उनको बोलते हैं डायएज़ोट्रॉप्स। अंडरस्टैंड दिस। हमारे एटमॉस्फेयर में इस साइकिल को पूरा करने के लिए बहुत सारे बैक्टीरियाज प्रेजेंट हैं। वो बैक्टीरिया इसी काम के लिए लगे हुए हैं कि नाइट्रोजन को किसी तरीके से फिक्स कर सके। सो देयर आर डिफरेंट बैक्टीरियाज, और नाइट्रोजन एक ही फॉर्म में फिक्स नहीं होगा,
कभी नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा होगा, तो कभी नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा होगा, तो अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं। यहाँ पर हमने बात करी है कि नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ के अमोनिया बन गया, तो ये काम कौन कर रहा है? डायएज़ोट्रॉफ्स, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, these are bacteria primarily known for their nitrogen fixation in nature known as rhizobium. Now diazotrophs special bacteria हो गए जो नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं। अब नाइट्रोजन को फिक्स करने की जब बात आती है तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है दैट इज राइजोबियम। लेग्यूमिनस प्लांट्स के बारे में सुना होगा आपने, जो पल्सेस देने वाले प्लांट्स होते हैं उनको लेग्यूमिनस प्लांट्स बोलते हैं। तो उनकी रूट्स के अंदर इस तरीके से स्वोलन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। जो मैंने आपको लेग्यूमिनस प्लांट्स बताए ये उसके रूट्स है, और रूट्स में आपको ऐसे स्वोलन स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे जिनको बोलते हैं रूट नोड्यूल्स। रूट नोड्यूल्स। अब इन्हीं के रूट्स में ये राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। कितना हेल्प कर रहा है ना ये इनके लिए। राइजोबियम यहाँ पर प्रेजेंट होगा और नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता जाएगा यूजेबल फॉर्म में। N2 एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, NH3 एब्जॉर्ब हो सकता है, NH4 एब्जॉर्ब हो सकता है, NO2 एब्जॉर्ब हो सकता है। तो ये वाली जो फॉर्म्स मैं बोल रही हूँ प्लांट्स इसको तो ले सकते हैं, बट N2 को नहीं ले सकते थे। तो राइजोबियम बैक्टीरिया इनके रूट्स में ही आकर रहने लग गया कि वो बहुत जल्दी से इनकी हेल्प कर सके और नाइट्रोजन को फिक्स कर सके, नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में चेंज कर सके। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया जो आप याद रखेंगे दैट इज राइजोबियम, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जाना जाता है। आगे देख लेते हैं, हमें इसको स्टेप्स में पढ़ना है। सबसे पहले बात हो रही है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन की। तो आपको पता है कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन की बात हो रही है, एटमॉस्फेरिक इनर्ट नाइट्रोजन जो हम बोल रहे हैं दैट इज योर N2, राइट। द इनर्ट नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर is converted into nitrous oxide with the help of lightning due to high temperature present during lightning. The nitrogen is broken down into nitrogen atoms which react with oxygen to form nitrous oxide, nitrogen peroxide and nitric oxide. These compounds later dissolve in rain to form nitric acid. When the dilute nitric acid reaches the earth's surface, it reacts with the alkalis present to form nitrates that plants can easily absorb. 4 बड़े बड़े पॉइंट्स मैंने पढ़ दिया और इसका मीनिंग क्या होने वाला है, तो चलो समझो इसको। N2 की फॉर्म थी, राइट, इसमें NO2 बन गया जिसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। ये आगे जाके NO3 में भी चेंज हो जाएगा, 3 ऑक्सीजन जुड़ गए इसके साथ। ज़्यादा हमें केमिकल स्ट्रक्चर इसका नहीं पढ़ना है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि एटमॉस्फेरिक इनर्ट नाइट्रोजन थी, ये चेंज हो गई NO2 में, NO3 में, और जब इसके साथ वाटर ने रिएक्ट किया तो बन गया नाइट्रिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है HNO3। ये रिएक्ट करेगा और अल्कलीज के साथ और प्लांट्स इसको इजीली एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो प्लांट्स को यूज करने के लिए जो हमें बनाना था, हमने इतने सारे स्टेप्स में कन्वर्जन किया। कुछ कंडीशंस होती है जिसकी वजह से ये प्रोसेस हो रहा होता है। पहला पॉइंट फिर से पढ़ो, दिस वन, इट इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रस ऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ लाइटनिंग। एक तरीका तो ये है कि जब लाइटनिंग हो रही होती है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन अपने आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रस ऑक्साइड बना लेती। तो ये एक फिक्सेशन कब हुआ? जब लाइटनिंग हो रही थी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, तब ये काम हो। दूसरा, जब इसके साथ बारिश आई होगी, NO2 में चेंज हो गया, NO3 में चेंज हो गया, जब बारिश आएगी तो वाटर के साथ रिएक्ट करके वो बना लेगा नाइट्रिक एसिड। Now this nitric acid will react with salts या फिर बेसिक जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे सॉइल के अंदर, उसके साथ रिएक्शन करके एक कंपाउंड बन जाएगा जिसको प्लांट्स आराम से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो ये तो जो तरीका था N2 को फिक्स करने का, वो कौन सा था? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। यानी कि एटमॉस्फेयर की कंडीशन से हमने नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में बना दिया। पहले क्या हुआ? हाई टेम्परेचर और लाइटनिंग हुई जिसकी वजह से NO2 और NO3 बन गए, ऑक्सीजन जुड़ गया था नाइट्रोजन के साथ। फिर उसके बाद वाटर के ऐड होने से वो चेंज हो गया नाइट्रिक एसिड में, और नाइट्रिक एसिड जब सॉइल के साथ मिक्स हुआ तो उसके अंदर और केमिकल्स मिक्स हुए और प्लांट्स ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये तो कौन सा तरीका था? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसके बाद आता है एक दूसरा तरीका जिसको बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो आप समझ गए होंगे इसमें कौन काम करने वाला है? बैक्टीरियाज।
कुछ बायोलॉजिकल आ गया ना, यानी कि कुछ लिविंग चीज जुड़ी हुई होगी जो इसको कन्वर्ट करने में हेल्प कर रही होगी। और हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था कि बैक्टीरिया इस चीज में हेल्प करते हैं। तो एक तो तरीका था जो हमने अभी पढ़ा एटमॉस्फेयर वाला, कि लाइटनिंग की हेल्प से और हाई टेम्परेचर से कन्वर्जन हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे बैक्टीरियाज या फिर बायोलॉजिकल कंडीशंस क्या है। देयर एग्जिस्ट नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया and there is also blue green algae that convert nitrogen present in the atmosphere into nitrates। जब भी नाइट्रेट्स की बात हो रही है यानी कि NO2 और NO3 की बात हो रही है, जिसको नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। There are two types of nitrogen fixing bacteria। आपको बैक्टीरिया पता चल गया, आपकी बायोलॉजिकल के अंदर हमें बैक्टीरियाज पढ़ने हैं। दो तरीके से बैक्टीरियाज एग्जिस्ट कर रहे हैं। वन इज फ्री लिविंग बैक्टीरिया, जिसका एग्जाम्पल है एजोटोबैक्टर एंड क्लोस्ट्रीडियम। फंक्शन इनका सेम ही है, ये क्या करते हैं, N2 को चेंज कर देंगे NO2 या फिर NO3 में, जो कि एब्जॉर्ब हो सकता है, उसके साथ वाटर के साथ रिएक्शन होगी। तो अगेन हम इस वाले स्टेप पे चले जाएंगे। NO2 और NO3 में चेंज कर दिया इन बैक्टीरियाज ने, उसके बाद उसके साथ वाटर जुड़ जाएगा, नाइट्रिक एसिड बन जाएगा एंड प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, और NO2 और NO3 डायरेक्टली भी एब्जॉर्ब हो सकता है। उसके बाद है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, जैसे अभी हमने लेग्यूमिनस प्लांट्स में पढ़ा था, उनकी रूट्स के अंदर रूट नोड्यूल्स है और उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया है, यानी कि एक तरीके से प्लांट ही उन बैक्टीरिया को घर दे रहा है और वो बैक्टीरिया आके उनकी हेल्प कर रहे हैं, और बैक्टीरिया को अपना फूड भी मिल गया, शेल्टर मिल गया, दोनों को फायदा हो रहा है एक दूसरे से। ऐसी रिलेशनशिप को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या फिर सिम्बायोसिस। इसलिए नाम भी क्या रख दिया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। Rhizobium that is present in the root nodules of leguminous plants like nostoc and anabino। उसके बाद है इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। एटमॉस्फेरिक पढ़ ली हमने, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमने बैक्टीरियाज के नाम पढ़ लिए। उसके बाद है इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें क्या होता है, इंडस्ट्रियल वर्ड आ गया मतलब कुछ ह्यूमन से रिलेटेड होगा। इट इज ह्यूमन मेड ऑल्टरनेटिव वेयर द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस एंड लेटर nitrates in various fertilizers। Now understand this, इंडस्ट्रीज में या फिर एक केमिकल रिएक्शन होती है जिसको हेबर्स प्रोसेस बोलते हैं, तो केमिकली भी उस नाइट्रोजन को चेंज किया जा सकता है इनटू यूजेबल फॉर्म, और फिर हम उस केमिकल जो हमने बनाया है उसको डाल देते हैं फील्ड में, जो फर्टिलाइजर्स बनते हैं एक तरीके से। दैट इज कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। हमें पता है, अब कोई फार्मिंग कर रहा होगा फार्मर, तो उसको पता होगा कि उसके प्लांट्स को नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मार्केट से जो फर्टिलाइजर्स खरीद के लाएगा उसमें नाइट्रोजन होगा और वो डायरेक्टली सॉइल में डाल देगा। अब वो नाइट्रोजन जो है N2 की फॉर्म में तो नहीं है, उसको कन्वर्ट किया गया है केमिकल्स की फॉर्म में और फिर डाला गया है फील्ड्स के अंदर। सो दैट प्रोसेस इज नोन एज हेबर्स प्रोसेस, जिससे फर्टिलाइजर्स बनाए गए होंगे इंडस्ट्रीज में, और एक तरीके से ह्यूमन बींग्स का इन्वॉल्वमेंट हो गया नाइट्रोजन को फिक्स करने में, और उस प्रोसेस को क्या बोला गया है, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। आई एम रिपीटिंग, 3 तरीके से नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है। एक एटमॉस्फेरिक तरीके से, यानी कि एटमॉस्फेयर की कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती है जिसमें नाइट्रोजन चेंज हो जाता है यूजेबल फॉर्म में। उसके बाद दूसरा है हमारा biological nitrogen fixation, bacteria are involved. Then third one is industrial nitrogen fixation which is done manually by human beings. इसके बाद देख लेते हैं अमोनिफिकेशन। अभी हम नाइट्रस ऑक्साइड बना रहे थे, यानी कि NO2 और NO3 बन रहा था। अब अमोनिफिकेशन में क्या होता है, द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बरीड इनटू द सॉइल। यू नो दिस कि प्लांट्स और एनिमल्स जब मर जाएंगे तो वो सॉइल के अंदर ही तो मिक्स हो जाएंगे। दे डीके एंड क्रिएट अमोनिया, carbon dioxide and water with the help of fungi like actinomycetes. So what happens, जब भी कोई प्लांट या एनिमल डाई कर जाता है तो उसके ऊपर और बैक्टीरियाज या फंगस आकर उसको डीके करने लग जाते हैं एंड उसको फिर से सॉइल के अंदर मिक्स कर देते हैं। दिस इज डन बाय फंगस, जैसे कि एक्टिनोमाइसीट्स। नाम याद नहीं होता एक्टिनोमाइसीट्स का तो इट्स ओके। फंगस और बैक्टीरियाज आके उसको डीकम्पोज करना शुरू कर देते हैं, जो मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो फिर से सॉइल में मिल जाएंगे। अब जब ये प्रोसेस हो रहा होता है तो क्या क्या रिलीज होता है, सबसे पहले लिखा है अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, इसके अंदर नाइट्रोजन है, तो जो प्लांट और एनिमल थे वो फिर से सॉइल के अंदर मिक्स हो रहे हैं, साथ में रिलीज हो रहा है अमोनिया। नाउ दिस अमोनिया इज अ गैस जो फिर से मिक्स हो जाएगी सॉइल के अंदर या एनवायरमेंट में आ गई है हमारे पास किसी तरीके से। दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन. Already ammonia exists in the soil with the help of nitrogen fixing bacteria.
सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि एक तरीके से कोई भी कंपाउंड नहीं बन रहा है। नाइट्रस ऑक्साइड आपको पता चल गया था, बन गया था, उसमें भी 3 अलग अलग तरीके थे। अब बन रहा है NH3। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि NH3 ऑलरेडी सॉइल के अंदर प्रेजेंट होगा, बट ये भी एक प्रोसेस है कि जब प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं तो उनके अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा वो कहीं वेस्ट नहीं जाने वाला है, वो फिर से सॉइल के अंदर मिक्स हो जाएगा, क्योंकि जब डीकम्पोजिशन हो रहा होता है उस टाइम पे अमोनिया गैस रिलीज होती है, और अमोनिया गैस के अंदर नाइट्रोजन तो है ही है, एंड द प्रोसेस इज नोन एज अमोनिफिकेशन। तो नाइट्रोजन जो यूज हो रही है, साइकिल जो परफॉर्म हो रही है, उसके अंदर अमोनिफिकेशन प्रोसेस भी होता है। अब ये कैसे होता है? देयर इज कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट्स, ठीक है। तो ये नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया की हेल्प से हो रहा है। अमोनिया नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में चेंज हो जाएगा। सो दिस इज अमोनियम हियर, ये आयन है, इसके साथ जब ऑक्सीजन मिल जाएगी तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन को हटा देगी और खुद उसके साथ जुड़ जाएगी। तो हमारे पास बन गया ना NO2। तो NO2 बनने का मतलब यहाँ पर क्या प्रोसेस हो रहा है? नाइट्रिफिकेशन हो रहा है। एक तो तरीका था जब डायरेक्टली ये प्रोसेस हो रहा था, N2 NO2 और NO3 में चेंज हो रहा था, जिसको नाइट्रोजन फिक्सेशन बोल रहे थे। एक हमारे पास नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस होता है जिसमें पहले अमोनिया बन गया किसी तरीके से, और फिर उस अमोनिया के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है और हाइड्रोजन को हटा रहा है। दैट प्रोसेस इज नोन एज नाइट्रिफिकेशन, राइट? ओके, नाउ कन्वर्जन ऑफ नाइट्राइट्स इनटू नाइट्रेट्स। अब ये NO2 NO3 में चेंज होगा तो इसके साथ और ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, इसके लिए भी कुछ बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है। दिस टेक्स प्लेस बाय द एक्शन ऑफ नाइट्रोबैक्टर। और इससे पहले वाला जो अमोनिया NO2 बना रहा था, दैट वाज विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया, और ये हो रहा है विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोबैक्टर। सो ये चेंज कर देंगे इसको, NO2 के साथ और ऑक्सीजन जुड़ गई और NO3 में वो चेंज हो गया। दिस इज अ 2 रिएक्शन प्रोसेस या 2 स्टेप प्रोसेस, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। इसमें ना इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। नाइट्रोजन साइकिल थोड़ी सी लंबी है, फिर से मैं आपके लिए एक बार रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा था अमाउंट एंड ऑल, यहां से हम स्टार्ट करेंगे। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ, नाइट्रेट्स बन रहे थे इसके अंदर, NO2 और NO3 बन रहे थे, N2 से डायरेक्टली बन रहे थे। एटमॉस्फेरिक तरीके से हुआ, बायोलॉजिकल तरीके से हुआ, एंड देन इंडस्ट्रियल फिक्सेशन हुआ। उसके बाद अमोनिफिकेशन आया, यानी कि नाइट्रोजन से डायरेक्टली अमोनिया बन गया था या फिर अमोनियम बन गया था, NH3 या NH4+। उसके बाद नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस हुआ, अमोनिया तो बन चुका है, बट अब उस अमोनिया से फिर से चेंज हो जाएगा NO2 या NO3। प्लांट्स इस फॉर्म को इजीली एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इसके बाद देखो एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रेट्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स। ये वही प्रोसेस का नाम है जिसमें प्लांट्स नाइट्रोजन को यूज कर पा रहे हैं। मतलब हमने एक तरीके से रॉ सब्जी को कुक कर दिया जिससे प्लांट्स उसको यूज कर सके। तो N2 तो रॉ था जो प्लांट्स नहीं ले पा रहे थे, हमने कुक किया, यानी कि NH3 NO2 NO3। अब प्लांट्स जब उसको यूज कर रहे हैं ना अपने अंदर, दैट प्रोसेस इज नोन एज एसिमिलेशन। जो यूजेबल प्रोडक्ट्स हमने बना दिए थे। डीनाइट्रिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन बनता है। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जो N2 है दैट विल बी गिवन बैक टू द एटमोस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ N2 ओनली। जिस फॉर्म में हमने लिया है हम वापस उसी फॉर्म में उसको दे देंगे। हमने रॉ फूड उठाया था, हम नेचर को वापस भी रॉ ही कर रहे हैं। So that process is known as denitrification. अब देखो इसमें क्या होता है, the plants do not absorb some nitrates, they are converted into atmospheric nitrogen with the help of again some bacteria. Denitrification भी bacteria की help से हो जाता है। NO2 और NO3 था, याद है? उनसे सिर्फ ऑक्सीजन ही तो हटानी है। जब इनसे हम ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे किसी तरीके से तो ये फिर से N2 में चेंज हो जाएगा। Now there are some bacteria जो इस प्रोसेस को कर रहे हैं, उनका नाम है Pseudomonas and Clostridium bacteria. This process is the last step where nitrogen compounds present in the soil make their way back to the atmospheric nitrogen. यानी कि यही बैक्टीरिया जो है वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, उन्होंने देखा कि प्लांट्स तो इसको यूज नहीं कर रहे हैं तो चलो इसको वापस एनवायरमेंट में डाल देते हैं इन द फॉर्म ऑफ N2. The bacteria responsible for denitrification is Clostridium bacteria and Pseudomonas bacteria. So ये जो अब आपको साइकिल है, आप एक एक स्टेप में इसको देखो. This was the N2 गैस जिसकी हम बात कर रहे थे. उसके बाद क्या हुआ, नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ. नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये जो आपको प्लांट दिख रहा है ना यहाँ पर, ये लेग्यूमिनस प्लांट्स है जिसकी रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम प्रेजेंट होगा. उसने उसको NH3 के अंदर भी चेंज किया.
NH3 से NO2 बन गया, जो हम अब पढ़ रहे थे नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। उसके बाद ये NH4 में चेंज कर देंगे अमोनिया के अंदर, तो इसलिए एरो नीचे की तरफ है कि अमोनिया में चेंज हो जाएगा ये, उसके बाद ये फिर से चेंज हो जाएगा NO2 के अंदर। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कहीं ना कहीं चल ही रहा है। देन यू ऑल्सो सी ये NO3 यूज किया गया है विद द हेल्प ऑफ जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है, वो ले आते हैं इसको सॉइल के अंदर और प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। इस प्रोसेस को बोल रहे थे एसिमिलेशन, की प्लांट्स ने खाने को एब्जॉर्ब कर लिया। सो ये NO2 और NO3 फिर से एटमॉस्फेयर के अंदर आ गए N2 की फॉर्म में, इसको बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। तो आप स्टेप वाइज इस साइकिल को पढ़ सकते हो। नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी कार्बन साइकिल। इससे पहले जो अभी तक आपने साइकिल्स पढ़ी हैं, यानी कि नाइट्रोजन और वाटर साइकिल जो आपने पढ़ी है, उसमें आपने देखा कि किस तरीके से लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स यानी कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स मिलकर साइकिल को कंप्लीट कर रहे थे। जैसे नाइट्रोजन साइकिल के अंदर कुछ बैक्टीरियाज मिलकर और टेम्परेचर और सॉइल मिलकर साइकिल को कंप्लीट कर रहे थे। तो सेम हमें पढ़ना है अब कार्बन साइकिल के अंदर कि कैसे ये साइकिल कंप्लीट हो रही है। नाम ही कार्बन साइकिल है, तो मतलब इसमें कार्बन जो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, हर एक लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग के अंदर हमें कार्बन मिल जाता है। दैट इज बिकॉज ऑफ कार्बन साइकिल, जिसका अमाउंट हमारी अर्थ पर मेंटेन है। अब कार्बन हमारी अर्थ में ना किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा, या तो CO2 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा या फिर CH4 की फॉर्म में। CO2 तो आपको पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड, और CH4 हमारी नेचुरल गैस होती है जिसको मीथेन बोलते हैं। तो एक बार ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और एक बार हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इसके साथ। CO2 और CH4 इसकी मेन फॉर्म्स होती है, बट हमेशा ये इसी फॉर्म में रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है, ये कन्वर्ट होता रहता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी कंटिन्यूअसली हमारी अर्थ पर रिलीज होता रहता है। तो इसमें हमें वही पढ़ना है कि ये साइकिल कैसे हो रही है। अब आपको याद हो, ये बायो जियो केमिकल साइकिल हम पढ़ रहे हैं। तो बायो का मतलब तो हो गया लिविंग और जियो मतलब हो गया अर्थ। तो दो तरीके से साइकिल हो रही होगी। बायो एज इन कि हम ये सबसे पहले स्टेप देखें फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस कैसे हो रहा होता है, ग्रीन प्लांट्स जो है वो सनलाइट को यूज करके, क्लोरोफिल को यूज करके और कार्बन डाइऑक्साइड इस वाली फॉर्म को यूज करके चेंज कर देते हैं इनटू ग्लूकोज। अगर मैं यहाँ पर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन लिखना चाहूँ तो CO2 एंड वाटर एंड दो और एलिमेंट्स क्लोरोफिल और सनलाइट मिलकर इसको चेंज कर देते हैं इनटू C6H12O6। अब ये क्या है, ग्लूकोज बन गया है, इसके अंदर भी कार्बन आया। यही कार्बन अब आगे हर एक ट्रॉफिक लेवल पर पास ऑन होता जाएगा। ग्रीन प्लांट्स ने अपना खाना बना लिया इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अब जो भी उन ग्रीन प्लांट्स को कंज्यूम करेगा, ये ग्लूकोज उनके अंदर जाता जा रहा है, राइट। तो यही हो गई कार्बन की साइकिल, बायोकार्बन साइकिल, जिसमें प्लांट्स ने CO2 जो कि अवेलेबल थी अर्थ के ऊपर, गैस की फॉर्म में अवेलेबल थी, उसको यूज किया। देन उसको फोटोसिंथेसिस की हेल्प से खाना बना दिया इन द फॉर्म ऑफ C6H12O6। अब जो भी ग्रीन प्लांट्स के ऊपर फीड करेगा, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स जो घास खाने वाले जानवर होते हैं, वो इस पर फीड करेंगे और उनके अंदर भी ग्लूकोज आ जाएगा। और फिर लास्ट में जब ये एनिमल्स मर जाएंगे तो उनके अंदर जो कार्बन प्रेजेंट है वो फिर से सॉइल के अंदर मिक्स हो जाएगा। प्रोसेस क्या रहेगा, डिकम्पोजर्स आएंगे, बैक्टीरिया और फंगस जो होते हैं उसको, उसके ऊपर जब हंट कर रहे होंगे, उसको खा रहे होंगे, तो सारा जो केमिकल कंपाउंड होता है वो फिर से मिक्स होकर सॉइल के साथ ही एंड में मिक्स हो जाता है। तो कार्बन जो कि गैस की फॉर्म में इन प्लांट्स ने लिया था, वो लास्ट में फिर से सॉइल के साथ मिक्स हो गया। तो एक तरीके से साइकिल कंप्लीट हुई, राइट। ये एक बायोलॉजिकल तरीका था। इसके बाद हमें बात करनी है कार्बन डाइऑक्साइड का जो मेंटेनेंस रहता है हमारी अर्थ के ऊपर। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जो है वो कैसे कांस्टेंट रहता है, ये साइकिल कैसे कंटिन्यूड रहती है। अब आपको पता ही है कि हमारी एयर के अंदर CO2 गैस है, राइट। अब ये CO2 गैस जो है वो वाटर के साथ मिक्स होकर एसिड बना लेती है। नाउ हाउ दिस इज हैपनिंग, वाटर ड्रॉपलेट्स, जब रेन हो रही होगी तो ड्रॉप्स की फॉर्म में पानी हमारी अर्थ के ऊपर आ रहा होगा। अब जो गैस है CO2, उसके साथ वाटर ड्रॉपलेट्स मिक्स हो जाती है। तो रेन के टाइम पे ये प्रोसेस हो रहा होगा, वाटर के साथ CO2 गैस के मॉलिक्यूल बाइंड कर जाएगा और बना लेगा H2CO3, जिसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। अब ये एक एसिड है, आपने एसिड रेन सुना होगा। तो एसिड रेन ऐसे ही बनती है कि पानी जब क्लाउड से निकलेगा तब तो काफ़ी प्योर होता है, बट जब हमारे एटमॉस्फेयर में या एयर के
अंदर जो भी गैसेस हैं उनके साथ रिएक्ट करके वो चेंज हो जाता है एसिड रेन में। तो जितना ज़्यादा पॉल्यूशन होता है उतना ज़्यादा एसिड रेन होती है, बिकॉज पॉल्यूशन मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऐसी गैसेस का एयर के अंदर होना। तो वाटर उनके साथ रिएक्ट करता है और एसिड बना लेता है। तो ये एक तरीके का एसिड है। अब जो रेन हुई वो कौन सी थी? एसिड रेन। अब ये वाली रेन जब रॉक्स के ऊपर या सॉइल के ऊपर पड़ती है तो क्या कर देगी ये रेन? इस रॉक को ब्रेक कर देगी। बड़ा सा पीस होगा उसको छोटे छोटे पीसेस में चेंज कर देगी। तो यहाँ पर बड़ी सी रॉक है, एसिड की वजह से वो छोटे छोटे पीसेस में चेंज हो जाएगी। अब इसका ब्रेकडाउन होने के बाद बन जाते हैं कार्बोनेट के कंपाउंड्स। कार्बोनेट मतलब CO3 वाले कंपाउंड्स। कुछ भी कंपाउंड बने उसके अंदर CO3 जरूर आ रहा है, ठीक है, कार्बन है और CO3 के फॉर्म में वो एग्जिस्ट कर रहा है। नाउ दिस CO3 जो कि कार्बोनेट फॉर्म वाले कंपाउंड्स बने हैं वो किसी तरीके से सॉइल के साथ मिक्स हो जाएंगे। ऐसे ही हुआ ना, सबसे पहले एसिड रेन आई, उसने रॉक्स को ब्रेक कर दिया छोटे छोटे पीसेस में। ये बहुत लंबा प्रोसेस है, कोई 2-3 दिन में या फिर कुछ महीनों का प्रोसेस नहीं है, काफ़ी लंबा प्रोसेस है। इट टेक्स ईयर्स टू हैपन। हम क्रिस्प में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से प्रोसेस हुआ होगा। सबसे पहले एसिड बना, एसिड रेन की वजह से रॉक्स जो है वो सॉइल में चेंज हो गई। अब किसी तरीके से ये जो कार्बोनेट के कंपाउंड्स बने हैं, कार्बन के कंपाउंड्स बने हैं, वो सॉइल के अंदर आ गए हैं। जब भी बारिश होगी फिर से तो सॉइल इरोजन होगा। सॉइल इरोजन क्या होता है कि सॉइल की जो अपर लेयर होती है वो पानी के साथ फ्लो करके वाटर बॉडी के अंदर चली जाती है। तो रेन आई, रेन के अंदर जो सॉइल मिक्स हुई, सॉइल इरोजन जो हुआ, उस सॉइल के अंदर कार्बोनेट कंपाउंड्स प्रेजेंट थे। वो कंपाउंड सब पानी के साथ साथ बहते हुए चले गए हैं किसी वाटर बॉडी के अंदर। कोई रिजर्वियर हो सकता है, ओशंस हो सकते हैं, लेक्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम ओशंस की बात करते हैं। तो इनडायरेक्टली ये पानी कहाँ चला गया? जो कार्बन यहाँ स्टार्टिंग में आया था वो चला गया है ओशंस के अंदर, वाटर रिजर्वियर्स के अंदर। अब जब ये पानी के अंदर कार्बोनेट कंपाउंड्स होते हैं वो बहुत नीचे जाकर बैठ जाते हैं, जहाँ पर ओशन का सरफेस होता है, लोअर सरफेस होता है, बेड ऑफ द ओशन जिसको बोलते हैं, वहाँ पर जाकर ये बैठ जाते हैं। टाइम के साथ साथ ये कार्बन के कंपाउंड्स वहां पर एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं, यानी कि डिपॉजिट होने लग जाते हैं। बहुत सालों बाद हम क्या देखते हैं, वो किस में चेंज हो गया? लाइमस्टोन में चेंज हो गया, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, या फिर इसको हम चूने का पत्थर बोलते हैं इन हिंदी। लाइमस्टोन मार्बल जैसा कुछ होता है, इतना हार्ड होता है। तो वहां पर ये डिपॉजिट होने लग गया है ओशन की जो सबसे नीचे वाली लेयर है, ठीक है। इस प्रोसेस को ध्यान से समझना। अब क्या होगा, ये लाइमस्टोन में चेंज हो गया। अब जो अर्थ के नीचे वाली लेयर्स हैं जिसको बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स, अब ये प्लेट्स का मूवमेंट कंटिन्यूसली हमारी अर्थ पर होता रहता है। आपने एसएसटी में पढ़ा होगा, अर्थ रोटेट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, तो अर्थ की जो अर्थ का सरफेस है, जो क्रस्ट है अर्थ की, वो ऐसे ऐसे या ऊपर नीचे मूव करती रहती है। तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट होगा। जब ये मूवमेंट होगा तो लाइमस्टोन की जो ऊपर लेयर बनी हुई थी वो किसी तरीके से अर्थ की और ज़्यादा डीप लेयर्स के अंदर चला जाएगा। जो लाइमस्टोन ओशन के नीचे बेड था उसके ऊपर डिपॉजिट हो गया था, टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट से वो लाइमस्टोन कहाँ चला गया? क्रस्ट के भी अंदर चला गया, जहां पर लावा प्रेजेंट होता है। ऊपर भी रहेगा, कुछ अमाउंट नीचे चला जाएगा लावा के अंदर। और जब वोल्केनोस का इरप्शन होगा तब कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में वो वापस हमारी अर्थ पर आ जाएगा, इन डिफरेंट फॉर्म। CO2 की फॉर्म में भी आएगा, लाइमस्टोन की फॉर्म में वापस आ जाएगा, कार्बोनेट्स की फॉर्म में वापस आ जाएगा। तो ऐसे बच्चों साइकिल मेंटेन रहती है। फिर से देखो, हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? CO2 गैस से, इसके साथ वाटर मिक्स हुआ, बारिश आई, एसिड रेन हो गया। अब वो एसिड रेन जो है रॉक्स पर पड़ी, किसी तरीके से वो सॉइल के अंदर मिक्स हो गए कार्बोनेट कंपाउंड्स और वो चले गए पानी के अंदर। पानी के अंदर नीचे डिपॉजिट होते गए और लाइमस्टोन बन गया। वो लाइमस्टोन टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से अर्थ की और ज्यादा डीपर लेयर्स के अंदर चला गया है। और वहां पर जब वोल्केनिक इरप्शन हुआ तो वापस हमारी अर्थ के ऊपर आ गया इन द फॉर्म ऑफ CO2 एंड अदर कार्बोनेट कंपाउंड्स। सो दिस इज द साइकिल जो कि कार्बन की कंटिन्यूसली चलती रहती है। एक तो आपने लिविंग साइकिल पढ़ी कि किस तरीके से प्लांट्स ने CO2 को यूज किया, उसको ग्लूकोज में चेंज किया, वो ग्लूकोज हर एक एनिमल के पास गया होगा
और जब वो मर जाते हैं तो फिर से वो सॉइल के अंदर मिक्स हुआ और वो वापस आ गया एटमॉस्फेयर के अंदर। दूसरा ये तरीका था जो बहुत ही लंबी साइकिल है, बहुत टाइम लगता है इस प्रोसेस को होने में, बट ये प्रोसेस भी हो रहा है। तो कार्बन की साइकिल कंप्लीट हो चुकी है, इतना ही पढ़ना था। नाउ लेट अस स्टडी द ऑक्सीजन साइकिल। जैसे कार्बन साइकिल में हमने पढ़ा था ना, लिविंग वाली जो साइकिल पढ़ी थी कि किस तरीके से फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड की साइकिल कंप्लीट होती है, सेम ऑक्सीजन साइकिल है। तो सबसे पहले स्टार्ट से समझ लेते हैं हम ऑक्सीजन साइकिल को। क्या होगा, ऑक्सीजन हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ O2। O2 उसका फॉर्मूला हो गया। अब ये जो O2 गैस है जो कि स्टेबल फॉर्म में है, दैट विल बी यूज्ड बाय एनिमल्स, बहुत सारे बैक्टीरिया और हर लेवल के लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे फिर वो अमीबा हो या फिर लायन हो, टाइगर हो, कैट्स हो, बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक अगर बैक्टीरियाज वगैरह हैं, तो वो क्या करते हैं, O2 को डायरेक्टली ले सकते हैं। ठीक है, नाउ दिस O2 विल एंटर इनटू देम, जिसको हमने नाम दे दिया एनिमल रेस्पिरेशन। O2 का कंजम्पशन हुआ एनिमल्स के थ्रू, बट उनका प्रोडक्ट क्या होता है, जो एनर्जी के साथ साथ ऑक्सीजन को यूज किया जाता है। हम ऑक्सीजन का क्या करते हैं या फिर एनिमल्स ऑक्सीजन को किस तरीके से यूज करते हैं, अंडरस्टैंड दिस। हमारे अंदर जो फूड एब्जॉर्ब हो चुका है ना, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, बट दैट इज पॉसिबल ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही फूड का ब्रेकडाउन होता है इनटू एनर्जी मॉलिक्यूल। तो दैट इज व्हाई वी नीड ऑक्सीजन, जिसको रेस्पिरेशन बोलते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो सारे एनिमल्स के अंदर किसी तरीके से ये प्रोसेस हो रहा होगा, वो ऑक्सीजन को डायरेक्टली एयर से ले लेंगे और उसको चेंज कर देंगे। एनर्जी रिलीज हो रही है, मोस्टली एनिमल्स का जो प्रोडक्ट बन रहा होता है इस रिएक्शन के बाद, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेंगे प्लांट्स अपने प्रोसेस के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। वो एयर से डायरेक्टली भी CO2 लेंगे या फिर हमने जो CO2 रिलीज किया है वो भी लेंगे। नाउ दिस CO2 विल एंटर इनटू देम, और इन्होंने फिर से क्या रिलीज कर दिया होगा, ऑक्सीजन। तो एक तो यही साइकिल हो गई प्लांट्स और एनिमल्स वाली। दूसरा, अगर हम कंबस्शन की बात करें, यानी कि कुछ भी अगर बर्न करना है, दैट टेक्स प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसीलिए ये एक और एरो बना दिया है जिसमें लिखा है इंडस्ट्रियल कंबस्शन। जब ये प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं तो उनके अंदर भी जो ऑक्सीजन है दैट विल बी एडेड बैक टू द सॉइल, वो फिर से सॉइल के अंदर आ जाएगा। किसकी हेल्प से, बैक्टीरियाज या डिकम्पोजर्स की हेल्प से। सबसे इजी साइकिल है ये। ग्लूकोज वाली रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, यानी कि ये रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस है। फूड, जो मैं आपको बोल रही थी कि फूड जो है वो एनर्जी की फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो फूड का फॉर्मूला हो गया ग्लूकोज। यहाँ पर हमने रेस्पिरेशन किया तो ऑक्सीजन आ गया हमारे अंदर, उसने रिलीज किया CO2, ये प्लांट्स ले लेंगे और एनर्जी रिलीज हो गई। इसके बाद क्या होगा, यही CO2 प्लांट्स ने लिया, वाटर के साथ मिक्स करके उन्होंने फिर से क्या बना दिया, ऑक्सीजन एंड फूड भी बनाया होगा। ये आपको समझ आया। अब साइकिल, ऑक्सीजन यही रिलीज हुआ था, इसी का अपोजिट कर दो तो वो रिएक्शन हो जाएगी रेस्पिरेशन की। और ये कौन सी रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस की। फिर से अगर हम चार्ट पे जाएं तो देखो बहुत सिंपल प्रोसेस में है। ऑक्सीजन को यूज किया, प्लांट्स ने CO2 को यूज किया और साइकिल एक तरीके से चलती रही। उसके बाद इंडस्ट्रियल कंबशन हुआ, या जहां भी कंबशन हुआ वहां पे ऑक्सीजन का यूज हुआ। उस टाइम पे जो भी प्रोडक्ट्स बनेंगे वो फिर से CO2 के फॉर्म में वापस रिलीज हो जाएंगे। कंबशन के बाद जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो CO2 की फॉर्म में रिलीज होंगे एंड दैट विल बी टेकन अप बाय प्लांट्स अगेन। जब ये प्लांट्स और एनिमल्स मर जाएंगे, बैक्टीरिया फिर से इनको सॉइल के साथ मिक्स कर देंगे, तो भी वो ऑक्सीजन या CO2 कहाँ जा रहा है, फिर से आ रहा है सॉइल के अंदर। तो इस तरीके से साइकिल मेंटेन रहती है चाहे कोई भी फॉर्म चेंज हो जाए उसकी। These were all 4 बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। पहली थी वाटर, फिर हमने पढ़ी कार्बन की, नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन की। दैट्स इट बच्चों, इतना इजी चैप्टर है ये। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स इंपॉर्टेंट है। आपको समझ आएगा कि किस तरीके से कौन सा एलिमेंट का अमाउंट हमारे एनवायरमेंट के अंदर मेंटेन्ड रहता है। That's it. We will soon come up with the next video. Till then, take care of yourself.